आपने स्टिकी इन बताया था, स्टिकी इन में केवल ये नहीं कि इको R1 ही नहीं है एग्जाम्पल, इको R1 ही केवल एग्जाम्पल नहीं है, SHA-1 भी स्टिकी इन बनाता है। आपके नोट्स पे दिया हुआ होगा किस जगह पे कट करता है। उसके बाद एक्सो भी जो है ये स्टिकी इन बनाता है, और HIND3 भी स्टिकी इन बनाता है, और बहुत सारे हैं, HIND3 भी जो है ये आपका स्टिकी इन बनाता है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, आपके नोट्स पे भी दिया हुआ है, और रिस्ट्रिक्शन साइट भी वहां पे दिया हुआ, किस जगह पे कट करता है वो भी। केवल मैं आपका एक एग्जाम्पल यहाँ पे इको R1 ले करके पूरा डिटेलिंग समझा देता। अब यहाँ पे मैं ले रहा हूँ ब्लंट इंड के लिए इको 5 बोलिए या इको R5 बोल दीजिए, ये हो गया इको R5। अब ये इको R5 जो होगा, ये इसका जो रिस्ट्रिक्शन साइट होगा या पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होगा, वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होगा 5'Z 2 बार 80 लिखिएगा, उसके बाद C लिखिएगा, बड़ा करके लिखता हूं। पहले लिखिएगा Z 2 बार 80 लिख दीजिएगा, 2 बार 80, तब लिखिएगा C। समझ में आ गया? यानी इको R5 का जो रिस्ट्रिक्शन साइट होगा वो Z लिख देना, 2 बार 80 लिख देना, फिर C लिख देना, और ये हो गया आपका 3' इन। अब दूसरा तो अपने आप निकल जाएगा, आप एक याद करते हो, दूसरा तो ऑलरेडी पता चल जाएगा। तो दूसरा यहाँ पे हो जाएगा 3', और इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा Z का कॉम्प्लीमेंट्री C, A का कॉम्प्लीमेंट्री T का कॉम्प्लीमेंट्री A का कॉम्प्लीमेंट्री T का कॉम्प्लीमेंट्री A, और C का कॉम्प्लीमेंट्री Z, और ये हो जाएगा 5'। इसमें क्या होगा कि ब्लंट इंड बनेगा। अच्छा, ये एक न्यूक्लियोटाइड जो ग्वानिन का है और दूसरा न्यूक्लियोटाइड जो एडेनिन का है, ये आपस में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़ा हुआ होगा। क्लियर, कोई डाउट नहीं है। और इसको मैं यहां पे दिखा रहा हूं ब्लू से। ये भी आपस में न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े हुए फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से, क्योंकि दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से। कोई डाउट नहीं। अब क्या होगा, ये जो इको R5 है, ये दो AT के बीच में कट कर देगा। ये AT है ना, ये AT है ना, इस दो AT के बीच में कट कर देना। ऊपर भी उसी जगह पे, नीचे भी सेम उसी जगह पे कट करना, सेम उसी जगह पे कट करना। यहां पे आप सेम उसी जगह पे कट करना। तो यहां भी AT और AT के बीच में कट मारे हो, और यहां भी AT और AT इधर से पढ़ना, क्योंकि सेम डायरेक्शन से पढ़ते हैं। तो इधर से AT हो गया और इधर से भी AT हो गया। इस AT एकदम ऊपर नीचे आमने सामने कट मारना, यहां भी कट मारेंगे। कोई डाउट नहीं है। और ये जो अभी आपका है, ये जो अभी आपका है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड से ऐसे जुड़ा होगा। 3 यहाँ पे होंगे GC के बीच में, और AT के बीच में 2 होगा, इसमें भी 2 होगा, इसमें भी 2 होगा, और इसमें भी 2 होगा, और इसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। और ये जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, ये अब यहां से हट जाएगा। तो क्या DNA इतने लेंथ आएगा? नहीं, ये और आगे चेन है, ये और आगे चेन है, और ये और आगे चेन है, और ये भी और आगे चेन है। तो डाउट नहीं। और अब इस जगह से कट हो गया, तो अब दोनों इस चेन को यदि आप सेपरेट करोगे, तो आप यहां पे देखोगे ये आपका 5' ZAT और 3' CTA, और ये आपके हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। अब दोनों इस चेन का जो लेंथ है, ये ऊपर वाले का लेंथ और नीचे वाले का लेंथ एकदम आमने सामने है, बराबर है। यहां पे अभी आपका ये जो अभी आपका क्या किए, इसको सेपरेट करेंगे और इसको भी क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। तो सेपरेट करेंगे तो ये हो गया 5' इंड, ये हो गया ZAT, और 3' इंड जो हो गया, ये 3' इंड से CTA, और किस बॉन्ड से जुड़ा हुआ होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ होगा। ये हाइड्रोजन बॉन्ड 1 2 3, 1 2 और 1 2, और ये दोनों न्यूक्लियोटाइड आपस में किससे जुड़ा होगा? तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़ा होगा, क्योंकि यहां कट नहीं हुआ, इसके बीच कट नहीं हुआ, इसके बीच कट नहीं हुआ, इसके बीच कट नहीं हुआ। तो अब देखो ये दोनों आमने सामने, तो इसका लेंथ में भी 3 बेस है, और इस चेन में भी 3 बेस है, तो दोनों का लेंथ क्या हो गया? सेम, इसलिए कि ये इंड क्या हो गया? ब्लंट इंड।
कौन सा इंड हो गया? ब्लंट इंड। और इसी तरीके से इसको भी ऐसे खींच करके आगे करेंगे तो यहाँ पे आगे जब करिएगा तो ये हो जाएगा ए टी सी, ये हो गया आपका 3 प्राइम इंड। और फिर यहाँ पे इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा टी ए जी, ये हो जाएगा 5 प्राइम इंड। और ये आपस में जुड़े होंगे हाइड्रोजन बॉन्ड से, ये दोनों बेस पेयर, दो एटी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये न्यूक्लियोटाइड और ये न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अब यहाँ पे आप देखिए कि ये ऊपर वाला स्ट्रैंड और नीचे वाले स्ट्रैंड का लेंथ क्या है? सेम, जैसे कि इधर बन गया वैलेंटाइन, ऊपर वाले स्ट्रैंड का लेंथ और नीचे वाले स्ट्रैंड का लेंथ क्या है? सेम, इससे करके इधर भी बन गया वैलेंटाइन। तो इसको यदि आप ऐसे करोगे तो ये इस तरीके से आपका होगा कि आपको लगेगा कि ये वैलेंटाइन बन गया, ये आपका ब्लंट इंड का फॉर्मेशन हो गया, ये आपका बन गया ब्लंट इंड। को डाउट? तो ब्लंट इंड में वही होता है कि सेम पोजीशन पे जहां ऊपर कट कर रहे हो जस्ट उसके सामने नीचे कट करोगे तो आपका ब्लंट इंड बनेगा। यदि ऊपर जहां कट करोगे उससे यदि हट के कट करोगे तब आपका ब्लंट इंड नहीं बनेगा, तब आपका स्टिकी इंड बन जाएगा। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो एक एग्जांपल इधर से केवल लेके दिखा दे कि ब्लंट इंड किसमें बन रहा है, तो इको R5 में बन रहा है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? आइए, तो ये आपको बना करके भी दिखा दिया डायग्राम को, और आप यहाँ पे देख भी लिए, और कुछ एग्जांपल आपके नोट्स पे भी दिया हुआ है जो कि आपको उसको देखना है। क्लियर एकदम? रिएक्शन एंजाइम के टाइप्स होते हैं, ठीक है। टाइप्स का बेसिस है कि कटिंग कहाँ पे करेगा, मतलब डीएनए को जो कट करेगा किस जगह पे कट करेगा, उसी के बेसिस पे इसके टाइप्स को बनाया गया। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में जैसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम टाइप 1, 3 टाइप हम लोग लेते हैं, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। ध्यान से देखिएगा, टाइप 3। इसमें होता क्या है कि जो टाइप 1 होता है ना, ये रेंडम कट करता है, यानी 1000 बेस पेयर रिस्ट्रिक्शन साइट के दोनों साइड कट कर सकता है, आइदर साइड। यानी जहां पे सपोज यदि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन साइट है तो इसके इधर 1000 बेस पेयर दूर जाके कट कर सकता है, या इसके इधर 1000 बेस पेयर दूर जाकर के कट कर सकता है। क्लियर हो गया? तो ये टाइप 1 जो कट करता है वो रिस्ट्रिक्शन साइट, ये रिस्ट्रिक्शन साइट है, इसके 1000 बेस पेयर अप और 1000 बेस पेयर डाउन में कट कर सकता है। क्लियर हो गया? तो ये कट करता है 1000 बेस पेयर, रेंडम कट करेगा अवे फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन साइट। क्लियर हो गया? तो अवे इधर भी हो सकता है और अवे इधर भी हो सकता है। तो 1000 बेस पेयर अवे फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन साइट, फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन साइट, रिस्ट्रिक्शन साइट। तो यानी रिस्ट्रिक्शन साइट से 1000 बेस पेयर अवे जाकर के वो कट करता है। टाइप 2 जो होता है टाइप 2 जो कट करेगा डीएनए को, वो नियर या एट और एट रिस्ट्रिक्शन साइट, यानी जहां पे रिस्ट्रिक्शन साइट होगा उस साइट पे कट कर सकता है, नियर या एट रिस्ट्रिक्शन साइट, यानी जहां पे रिस्ट्रिक्शन साइट होगा उस पे भी कट कर सकता है और उसके नजदीक कट करेगा। तो यदि आपको कोई बोल रहा है कि रिस्ट्रिक्शन साइट GATTC सीक्वेंस पे कट कर रहा है तो वो टाइप 1-2 से है, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन साइट पे कट कर रहा है। और रिस्ट्रिक्शन साइट जैसे सपोज दैट ये रिस्ट्रिक्शन साइट यदि है तो इस पे भी कट कर सकता है और इसके नजदीक भी कट कर सकता है, या तो रिस्ट्रिक्शन साइट पे कट कर दे या उसके नजदीक कट कर दे, तो आप बोल दोगे कि वो टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। क्लियर हो गया? और यदि रिस्ट्रिक्शन साइट से 1000 बेस पेयर अवे यदि कट करेगा तो वो टाइप 1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। टाइप 3 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। टाइप 3 में क्या होगा, जो डीएनए होगा और उस डीएनए पे जो ये टाइप 3 कट करेगा वो 3 प्राइम इंड से 24 से 26 बेस पेयर रिस्ट्रिक्शन साइट के तरफ जाके कट करेगा। क्लियर हो गया? यानी 3 प्राइम इंड से 24 to 26 बेस पेयर टुवर्ड्स द रिस्ट्रिक्शन साइट जाकर के कट करेगा। टुवर्ड्स द किधर? तो रिस्ट्रिक्शन साइट के तरफ जाकर के कट करेगा। यदि 8 और नियर यदि कट करता है, नियर या 8 कट करता है तो टाइप 2 हो जाता है। 1 है तो 1000 पकड़ लेना, यानी 1000 अवे हो जाएगा, और 3 है तो 3 पकड़ लेना,
यदि 3 है टाइप 3 तो 3 प्राइम से 24 से 26 बेस पेयर कट करेगा आगे जा करके, और यदि 1 है तो 1000 बेस पेयर अवे कट करेगा रिस्ट्रिक्शन साइड से, और 2 है तो H कट करेगा या नियर कट करेगा रिस्ट्रिक्शन साइड पे। क्लियर हो गया? ये 3 तरह के आपके 3 टाइप्स के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं। क्लियर हो गया? ये किस बेसिस पे था? तो कट के बेसिस पे था। क्लियर? नेक्स्ट में हम लोग नेक्स्ट स्टेप जो हम लोग करेंगे कि इसमें अब बड़ा इंपॉर्टेंट आपका आ गया कि नेक्स्ट स्टेप में ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, इसका नाम क्यों रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पड़ा है, क्यों इसको बोलते हैं कि ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, तो इसको थोड़ा सा समझने का कोशिश करेंगे और यहां से पॉइंट आपका क्लियर कर दिया जाएगा। आइए, ये नाम क्यों पड़ा? रिस्ट्रिक्शन मतलब रुकावट या बाधा, तो रिस्ट्रिक्शन नाम पड़ा है उसका। तो ध्यान से देखिएगा, एक बैक्टीरिया के पास डिफेंस मैकेनिज्म होता है, यानी अपने आप को सुरक्षित रखने का मैकेनिज्म। तो जो बैक्टीरिया का डिफेंस मैकेनिज्म होता है, यानी अपने आप को सुरक्षित रखने का जो बैक्टीरिया का जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है, उस डिफेंस मैकेनिज्म में वो बैक्टीरिया 2 चीज का यूज करता है। एक यूज करता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, और दूसरा यूज करता है डैम मिथाइलेज। कौन सा मिथाइलेज? तो डैम मिथाइलेज। ये 2 डिफेंस मैकेनिज्म है, यानी ये जो बैक्टीरिया को अपने आप को सुरक्षित रखने का मैकेनिज्म। क्लियर हो गया? अब आपको हम समझाते हैं, देखिए यहाँ पे समझ में आ जाएगा, क्लियर है। जैसे ये एक बैक्टीरिया है ई कोलाई, जो सबसे कॉमन बैक्टीरिया जो हम लोग यूज कर रहे हैं बायोटेक में सबसे ज्यादा, उसी का नाम लिख रहे हैं ई कोलाई। तो ई कोलाई यदि बैक्टीरिया है तो इसके पास क्रोमोसोमल डीएनए होगा, ये तो होगा ही। कोई बैक्टीरिया है तो उसके पास क्रोमोसोमल डीएनए होगा ही। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये अलग मैटर है, लेकिन क्रोमोसोमल डीएनए डैम श्योर होगा। तो इस ई कोलाई के पास में क्या होगा? तो क्रोमोसोमल डीएनए होगा। चलिए, ये क्रोमोसोमल डीएनए इस ई कोलाई के पास में है। क्लियर हो गया? और इस क्रोमोसोमल डीएनए पे जो आपका सीक्वेंस है GAATTC सीक्वेंस इस पे प्रेजेंट है। क्लियर हो गया? GAATTC सीक्वेंस इस पे प्रेजेंट है, कोई डाउट नहीं। अब क्या हुआ कि एक वायरस इस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया, तो जो वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है उसको बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। जो वायरस बैक्टीरिया को डिजीज कॉज करवाता है, उस वायरस का नाम होता है बैक्टीरियोफेज। और बैक्टीरियोफेज का मोस्टली जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। मैं आपको कुछ बैक्टीरियोफेज का जेनेटिक मटेरियल का लेंथ बता दूंगा, क्योंकि एनसीईआरटी में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में दिया हुआ है। ठीक है? तो ये जो बैक्टीरियोफेज है, ये बैक्टीरियोफेज अपना जेनेटिक मटेरियल क्या किया? तो डाल दिया बैक्टीरिया के अंदर। अब यदि ये जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरियोफेज का जो जेनेटिक मटेरियल था वो बैक्टीरिया के अंदर यदि आ गया, और आकर के यदि ये क्रोमोसोमल डीएनए जो बैक्टीरिया का क्रोमोसोमल डीएनए है, ये बैक्टीरियल डीएनए है, इस बैक्टीरियल डीएनए के अंदर यदि ये इंसर्ट कर गया, यदि बैक्टीरियल डीएनए के अंदर यदि ये इंसर्ट कर गया, तब तो इस बैक्टीरिया को डिजीज हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये बैक्टीरिया चाहेगा कि ये जो बैक्टीरियल डीएनए है ये मेरे अंदर इंसर्ट ना करे, जिसके कारण कि इस वायरस का नंबर मेरे बॉडी में नहीं बढ़ सके। क्योंकि यदि ये वायरल डीएनए, बैक्टीरियोफेज का डीएनए यदि बैक्टीरियल डीएनए के अंदर इंसर्ट कर जाएगा, तो इस वायरस का कॉपी नंबर बढ़ जाएगा, कॉपी नंबर इंक्रीज कर जाएगा। इस लेकर के ये बैक्टीरिया चाहेगा कि ये जो वायरल डीएनए है इसके अंदर इंसर्ट नहीं करे, तो इसको रिस्ट्रिक्ट करेगा। क्या करेगा? रिस्ट्रिक्ट। कैसे रिस्ट्रिक्ट करेगा? तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होगा बैक्टीरिया के पास में, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम।
ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के मदद से, ये बैक्टीरियल रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, बैक्टीरिया के पास रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ये इसको कट कर देगा। और जब ये कट हो जाएगा छोटे छोटे टुकड़े में, तब ये इंसेक्ट इसके अंदर नहीं कर पाएगा। तो यानी बोल सकते हैं कि बैक्टीरिया के पास में जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो तलवार की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है? तलवार की तरह। और ये क्या कर रहा है कि जो फॉरेन डीएनए आ रहा है, बैक्टीरियोफेज का डीएनए आ रहा है, दिस वन इज द बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए आ रहा है, उस बैक्टीरियोफेज के डीएनए को ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करके इस बैक्टीरियोफेज के नंबर को बढ़ने से रोक दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया। बैक्टीरिया, अब इस बैक्टीरियोफेज का नंबर इस बैक्टीरिया के अंदर नहीं बढ़ेगा। यदि ये इंसर्ट कर जाता तब तो बैक्टीरियोफेज का नंबर इसमें बढ़ जाता, लेकिन इंसर्ट करने नहीं दिया। किसके मदद से? तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के मदद से। और बैक्टीरियोफेज के नंबर को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, रोक दिया, इसलिए करके इसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। क्योंकि बैक्टीरियोफेज के नंबर को बढ़ने नहीं देता है कौन? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। पहले वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम नाम से नहीं था, पहले था वो एंजाइम। तो एंजाइम क्या कर रहा था कि ये जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए आया उसको कट करके और बैक्टीरियोफेज के नंबर को बढ़ने नहीं दे रहा था, इसलिए कि उसका नाम पड़ गया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वो एंजाइम है जो बैक्टीरियोफेज के नंबर को बढ़ने नहीं देगा। अभी आपको बताते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पे कट करता है। तो सपोज यदि ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है ये इको R1 है, इको R1 है, तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन साइट होगा GAATTC, तब तो ये इको R1 इसको कट करके ये फ्रेगमेंटाइज कर दिया है, कोई डाउट नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इको R1 जो है ये GAATTC सीक्वेंस पे कट करके इसको क्या कर दिया? फ्रेगमेंटाइज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो फ्रेगमेंटाइज हो गया तो इस कारण से ये इसके अंदर इंसर्ट नहीं कर पा, लेकिन यही GAATTC सीक्वेंस इस डीएनए के पास भी है, यानी बैक्टीरियल डीएनए के पास भी है। तो ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो मैं पहले ही बोला था कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम सीक्वेंस को पहचानता है, कहां से आया है डीएनए उसको नहीं पहचानता। तो ये तो इसको भी काट देगा, इसको भी क्या करेगा? काट देगा। तो काट देगा तो ये बैक्टीरियल डीएनए भी कट गया, तो ये बैक्टीरिया भी मर गया, यानी क्रोमोसोमल डीएनए भी कट गया तो बैक्टीरिया मर गया। तो क्रोमोसोमल डीएनए को तो कभी कट करने ही नहीं देना है और काटना ही नहीं है। तो इसलिए करके अब यहाँ पे क्या होगा? एक ढाल आ जाएगा। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो तलवार हो गया, तो एक ढाल लाया जाएगा। यदि तलवार चलेगा भी तो ढाल यदि आ जाएगा तो उसको कट नहीं कर पाएगा। तो उस ढाल का नाम है डेम मिथाइलेज। डेम मिथाइलेज ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? ये मिथाइलेशन, मिथाइलेज नाम है तो मिथाइलेशन कर देगा। यहाँ पे लिखा हुआ होगा डेम मिथाइलेज। तो डेम मिथाइलेज क्या करेगा? इसको मिथाइलेशन कर देगा। और जैसे ही मिथाइलेशन होगा कि ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है इसको कट नहीं कर पाएगा, क्योंकि एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक। जैसे ही यहाँ मिथाइल ग्रुप आया कि ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इसके ऊपर एक्ट नहीं कर पाएगा, तो इसलिए करके ये बच गया। तो डैम मिथाइलेज क्या हो गया? तो ये ढाल हो गया। और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या हो गया? तो तलवार हो गया। और तलवार से क्या करेगा? जो फॉरेन डीएनए आएगा, जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए आएगा उसको कट कर देगा। और ढाल से क्या करेगा? खुद को सुरक्षित कर देगा। यदि लड़ाई में तलवार और ढाल लेके जाता है तो ढाल से अपने आप को बचाता है, और तलवार से क्या करता है कि जो इनमी होता है उससे क्या करता है? प्रहार करता है। तो इसका मतलब ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये बैक्टीरिया का तलवार है, और डैम मिथाइलेज जो एंजाइम है वो उस बैक्टीरिया का ढाल है, जो कि खुद के डीएनए को बचाने का काम करता है, खुद के डीएनए को बचाने का काम करता है। यदि डैम मिथाइलेज नहीं होता तो इसका भी डीएनए क्या होता? कट हो जाता और ये भी बैक्टीरिया मर जाता। तो ये डिफेंस मैकेनिज्म है, बैक्टीरिया का डिफेंस मैकेनिज्म, खुद को वायरस से बचाने का मैकेनिज्म। तो उसके पास एक एंजाइम था जो कि वायरस को ग्रो नहीं करने देता था अपने सेल के अंदर, तो इसलिए कि उस एंजाइम का नाम क्या पड़ गया? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। बैक्टीरिया जो है वो अपने अंदर वायरस को ग्रो नहीं करने देता था, वो एंजाइम की मदद से, तो उस एंजाइम का नाम पड़ गया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। और डैम मिथाइलेज जो है वो क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट कर दे रहा है, यानी अपना डीएनए कट नहीं हो इसके लिए डैम मिथाइलेज क्या कर रहा है? मिथाइलेशन कर दे रहा है। और
और मिथाइलेशन जब कर रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इसको कट नहीं कर पाएगा और इस तरीके से बैक्टीरिया तो बच गया लेकिन ये वायरस का कॉपी नंबर यहाँ पे भर नहीं पाया। तो दिस वन इज द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बैक्टीरिया। जैसे हम लोग के बॉडी में इम्यून सिस्टम होता है ना, उसी तरीके से इसके पास में ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम और दैम मिथाइलेज जो है ये बैक्टीरिया का इम्यून सिस्टम। कोई डाउट नहीं? आइए अब यहाँ पे और क्लियर करते हैं, आगे चलते हैं। अब इस जगह से हम लोग जब आगे पॉइंट बात करेंगे तो अब मेरे को क्या करना है कि सबसे पहला काम डीएनए आइसोलेशन करना है। डीएनए आइसोलेशन, तब जाकर के हम लोग उसको क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन। तब उसको क्या करेंगे कि रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन के बाद सेपरेशन आगे आ जाएगा। तब क्या करेंगे, सेपरेशन जब कर देंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन करने के पहले क्या करेंगे, तो कंपिटेंट सेल बनाएंगे और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद वो ट्रांसफॉर्म हुआ कि नहीं हुआ उसका सिलेक्शन करेंगे। क्लियर हो गया? तो वो देखेंगे हम लोग अभी कि क्या होगा। तो सबसे पहले जो आपने अभी तक पढ़ा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो उसका ओवरव्यू हो गया। वेक्टर आपने पढ़ा था, तो वेक्टर जो पढ़ा था वो कितने टाइप का, दो तरह का, एक कॉलोनिंग वेक्टर और एक एक्सप्रेशन वेक्टर। एक्सप्रेशन वेक्टर अभी बचा हुआ है जो कि बाद में हम यूज करेंगे कि एक एक्सप्रेशन वेक्टर कैसे काम करता है। और कॉलोनिंग वेक्टर तो आपको हमने क्लियर कर दिया, पीवीआर 322 क्वेश्चन में बहुत सारा डाटा आपको दे करके हमने बता दिया। उसमें एक सेलेक्टेबल मार्कर था जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस था, उसका भी यूज अब किया जाएगा कि कैसे उसको सेलेक्टेबल मार्कर हम लोग बोलते हैं। क्लियर? अब आइए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं सबसे पहले वेक्टर। जो तुम बात कर रहे थे ना कि वेक्टर, तो ये वेक्टर अलग अलग ऑर्गेनिज्म के लिए अलग अलग होता है। यदि आप प्लांट के लिए वेक्टर सेलेक्ट करो, प्लांट के लिए वेक्टर फॉर प्लांट यदि तुम बात करोगे तो वो हो जाएगा टीआई प्लाज्मिड या आरआई प्लाज्मिड। तो प्लांट के वेक्टर का क्या नाम होगा, यदि प्लांट में कोई फॉरेन डीएनए को तुम डालना चाहते हो तो तुमको वेक्टर यूज करना पड़ेगा टीआई और आरआई प्लाज्मिड। प्लाज्मिड और वेक्टर का काम ये है कि फॉरेन डीएनए को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब होगा कि प्लांट में यदि कोई फॉरेन डीएनए तुम डालना चाहते हो तो उसके लिए तुमको वेक्टर यूज करना पड़ेगा टीआई प्लाज्मिड और आरआई प्लाज्मिड। तो वेक्टर फॉर प्लांट क्या हो गया, तो टीआई प्लाज्मिड और आरआई प्लाज्मिड हो गया। और यदि एनिमल के लिए तुम बात करो, एनिमल के लिए यदि तुम बात करोगे तो एनिमल के लिए डिसआर्म्ड वायरस, डिसआर्म्ड वायरस। और डिसआर्म्ड वायरस को ऐसे याद रखना कि ये जो वायरस था ये डिजीज काउज कराता था, तो उसके भुजा को हम लोग क्या किया, आर्म मतलब भुजा होता है, उसके भुजा को काट कर दिए, यानी जो डिजीज काउज कराने वाला जीन को कट कर दिए और अपने काम के जीन को डाल दिए। तो वो क्या करेगा, अब मेरे जो काम का जीन है वो हमारे बॉडी के अंदर लेकर के आ जाएगा, हमारे बॉडी के अंदर लेके आएगा। इसको मैं यहाँ पे क्लियर कर लूंगा। तो डिसआर्म्ड वायरस को एनिमल के केस में एज ए वेक्टर यूज किया जाता है। वेक्टर फॉर एनिमल क्या होगा, तो डिसआर्म्ड वायरस होगा। क्लियर हो गया? अब आइए बैक्टीरिया के लिए, बैक्टीरिया को यदि ट्रांसफॉर्म करना है तो उसके लिए वेक्टर हो जाएगा प्लाज्मिड। प्लांट के लिए होगा टीआई आरआई प्लाज्मिड और बैक्टीरिया एनिमल के लिए होगा डिसआर्म्ड वायरस। एक वायरस जो कि आपका डिजीज काउज करा रहा था, तो डिजीज काउज कराने वाले जीन को हमने हटा दिया और अपने काम के जीन को लगा दिया। जैसे सपोज दैट ये एक वायरस है, इस वायरस में ये वाला पार्ट जो है ये डिजीज काउज करा रहा है, तो इसको हमने यहाँ से काट के हटा दिया, तो ये डिसआर्म्ड हो गया और जो मेरे काम का जीन था मैं इसमें डाल दिया। अब ये मेरे सेल के अंदर इंटर करेगा और ये वाला जो काम का जो आपका जीन है वो हमारे सेल के अंदर इंसर्ट कर जाएगा। और इसमें मोस्टली और मोस्ट कॉमनली जो वायरस यूज किया जाता है वो वायरस है रेट्रो वायरस। ये जो वायरस यूज किया जाता है उस वायरस का नाम है रेट्रो वायरस, जिसके पास में जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, लेकिन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड के कारण वो आरएनए से क्या बनाता है, डीएनए बनाता है। क्लियर हो गया? तो रेट्रो वायरस जो आपका होता है, ये जो रेट्रो वायरस होता है इसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, जेनेटिक मटेरियल जो है वो है आरएनए, लेकिन इसके पास में रेट्रो वायरस के पास में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है, रिवर्स
ट्रांसक्रिप्टेज, जिसके मदद से ये क्या करता है, आरएनए को कन्वर्ट कर देता है किसमें, तो डीएनए में। अब तब जाकर के ये डीएनए क्या होता है, ह्यूमन बीइंग के अंदर इंसर्ट कर जाएगा, ह्यूमन के सेल के अंदर इंसर्ट कर, कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पे एकदम क्लियर हो गया। और बैक्टीरिया के केस में प्लाज्मिड ही होता है, जो प्लाज्मिड अभी तक आपने पढ़ा है। और इधर जो होगा प्लांट के केस में टीआई प्लाज्मिड और आरआई प्लाज्मिड होता है। एनिमल के केस में डिसआर्म्ड वायरस होता है, क्लियर हो गया। और डिसआर्म्ड वायरस को एज ए वैक्टर यूज करते हैं। और ये जो डिसआर्म्ड वायरस होगा तो वो जनरली किस ग्रुप से बिलोंग करता है, रेट्रोवायरस से। रेट्रोवायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, आरएनए होगा। और उसके पास में क्या होगा, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होगा, जिसके मदद से वो जो जेनेटिक मटेरियल आरएनए है उसको डीएनए में कन्वर्ट कर देगा। ये आपको हम पढ़ा भी रखे हैं कहां पे, तो ह्यूमन हेल्थ डिजीज में जो डिजीज पढ़ाया था, कौन सा, एड्स, उस जगह पे मैं आपको बताया था कि कैसे वो टीएफ सेल के अंदर गया और आरएनए से डीएनए में कन्वर्ट हुआ और किस तरीके से इंसर्ट किया, उस जगह पे मैं आपको बताया था। क्लियर। आइए थोड़ा सा यहीं पे हम लोग बात करते हैं कि एक प्रॉब्लम है, इम्यून सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिसको बोलते हैं एफसीआईडी, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एफसीआईडी। और ये जो एफसीआईडी है, ये एडीए जीन में म्यूटेशन के कारण है, जो एडिनोसाइन डीएमिनेज एंजाइम का फॉर्मेशन करता है। एडिनोसाइन डीएमिनेज एंजाइम का फॉर्मेशन करता है। तो ये एडीए जीन में म्यूटेशन से, एडीए जीन में म्यूटेशन हो गया, तो इस म्यूटेशन के कारण एफसीआईडी डिजीज हो गया, यानी सीवियर कंबाइंड इम्यूनो, मतलब इम्यून सिस्टम का बहुत ज्यादा डिफिशियंसी हो गया, सीवियर डिफिशियंसी हो गया, तो डाउट। और इसी का सबसे पहला जीन थेरेपी हुआ था, ये भी मैं पढ़ा रखा हूं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, डिजीज चैप्टर में, क्लियर हो गया। अब इसको लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि ये कैसे रेट्रोवायरस को एज ए वेक्टर यूज किया जाता है ह्यूमन बीइंग के केस में। अब यदि मान लीजिए कि 3 तरीके से एफसीआईडी का ट्रीटमेंट हो सकता है, ठीक है। एक तरीका होगा परमानेंट, और एक तरीका होगा टेम्पोररी। और टेम्पोररी के अंदर 2 तरीके होंगे, एक बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग और एक डायरेक्ट यूज ऑफ एंजाइम। मतलब डायरेक्ट यूज कर दिया जाए एंजाइम का। आइए हम आपको तीनों क्लियर कर देते हैं। अब यहां पे क्या होगा, परमानेंट कब होगा, तो एक बच्चा मदर के यूटेरस में पल रहा है, यूटेरस में पल रहा है, तो ये जो यूटेरस में ये बच्चा जो पल रहा है, तो इस कंडीशन में एक टेक्निक होता है एमनियो सिंथेसिस, जिससे कि जेनेटिक डिसऑर्डर का पता लगाया जाता है। यानी यदि कहीं जीन और लेवल पे म्यूटेशन है या जीन में गड़बड़ी है, तो इसका यदि इम्ब्रियोनिक कंडीशन में तुम पता लगाते हो, तो वो टेक्निक का नाम है एमनियो सिंथेसिस। ये कहां पर है, रिप्रोडक्शन में, क्लियर हो गया, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, उस जगह पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ का जो है पॉइंट, उसी जगह पे भी आपको समझाया गया, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। तो मैं बोला यहाँ पे कि यूटेरस में जो ये फीटस पल रहा है, ये जो बच्चा पल रहा है, इसको हमने एमनियोटिक फ्लूइड निकाल करके टेस्ट किया, और टेस्ट करने के बाद मेरे को पता चल गया कि इस बच्चे का एडीए जीन जो है ये म्यूटेटेड है, नॉर्मल नहीं है। म्यूटेशन हो गया मतलब नॉर्मल नहीं है, ये म्यूटेटेड है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस बच्चे से स्टेम सेल निकाल लेंगे, बच्चे से स्टेम सेल को क्या करेंगे, इंजेक्शन की मदद से आप क्या करोगे, स्टेम सेल को बाहर निकाल लो, ठीक हो गया। तो स्टेम सेल को हमने बाहर निकाला, स्टेम सेल, ये जो मेरा स्टेम सेल है, मैं एक लेके चल रहा हूं, ये जो मेरा स्टेम सेल है, इसमें जो क्रोमोसोम है उसके न्यूक्लियस में ये आपका न्यूक्लियस बना दिया, क्या बना दिया, न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस जो होगा ये एक स्टेम सेल के अंदर होगा, ये आपका सेल हो गया। तो इस स्टेम सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस में जो डीएनए है, इस डीएनए के पास में ये जो एडीए जीन है,
ये म्यूटेटेड एडीए जीन है, इसको स्टार से दिखा दिया। ये आपको दिख नहीं रहा होगा, हम थोड़ा सा लेकिन बोल रहे हैं, आप सुनिए, क्योंकि उतना बड़ा करके लिख पाना संभव नहीं है। मैं बोल रहा हूं, यहाँ पे लिख दिया एडीए, एडीए जीन, और स्टार कर दिया, मतलब आप समझिए कि म्यूटेटेड है। मैं इस जगह पे जो ऐसे करके लिखा हो, यहाँ पे लिखा हो एडीए और ये स्टार कर दिया, तो आप समझ जाइए कि म्यूटेटेड हो गया। म्यूटेटेड यानी नॉर्मल काम नहीं करेगा। क्लियर हो गया? तो अब मेरा क्या है कि मैंने स्टेम सेल निकाल लिया, और स्टेम सेल वैसा सेल है जो हमेशा डिवाइड करता रहता है, जो हमेशा डिवाइड करता रहता है। क्लियर हो गया? ये कभी भी अपने डिवीजन का लॉस नहीं करता है। अब आप क्लियर? तो ये मैं बोला कि जो मेरा स्टेम सेल है, अब इसमें एडीए का जीन है, और मैं चाहूंगा कि यहाँ पे इस जगह पे नॉर्मल जीन आ जाए। क्लियर? अब आइए कॉन्सेप्ट बनाते हैं। तो मैं एक क्या लिया, वायरस लिया, रेक्टो वायरस। कौन सा वायरस? रेक्टो वायरस। तो चलिए हमने एक रेक्टो वायरस लिया, खाली रफ डायग्राम बना रहे हैं इसको समझने के लिए। इस रेक्टो वायरस में जो जेनेटिक मटेरियल था, उस जेनेटिक मटेरियल को हमने क्या किया, मॉडिफाइड कर दिया। क्या कर दिया? मॉडिफाइड कर दिया। जेनेटिक मटेरियल को मॉडिफाइड कर दिया, और उसको मॉडिफाइड करके डीएनए में लेके आया, और उसमें से क्या किया कि उसके जो डिजीज काउज कराने वाले जीन थे, उस जीन को हमने कट कर दिया। क्या काउज करने वाला? डिजीज काउज करने। तो ये जो मेरा वायरस था, डिसआर्म्ड वायरस, डिसआर्म्ड वायरस, इस डिसआर्म्ड वायरस में से मैंने क्या किया कि जो डिजीज काउज कराने वाला जीन का फ्रेगमेंट था, उस फ्रेगमेंट को कट कर दिया। कट करने के लिए मॉलिक्यूलर सीजर मेरे पास में, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। तो हमने क्या किया, ये जो आपका फ्रेगमेंट था, ये डिजीज काउज कराने वाला, इसको यहां से कट करके रिमूव कर दिया। किसके मदद से कट कर दिया? तो रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस की मदद से कट कर दिया। तो ध्यान से आपको हम दिखा देते हैं। यहां पे आपने डिसआर्म्ड वायरस लिया, डिसआर्म्ड नहीं लिया, ये अभी वायरस लिया है, अभी तो डिसआर्म्ड करना बाकी है इसको। ये वायरस लिया आपने, ये जो आपने वायरस लिया, इस वायरस को आपने क्या किया, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के मदद से कट कर दिया, जो डिजीज काउज कराने वाला जीन था। क्लियर हो गया? तो कट कर दिया, इस डीएनए को निकाल करके वो कट कर दिया, ये कट हो गया। और क्या किया था, एडीए का जो जीन था, उसको भी सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कर दिया था। तो ये नॉर्मल एडीए का जीन भी आपका, ये नॉर्मल एडीए जीन है, मैं स्टार्ट नहीं किया, इस तरह नॉर्मल हो गया। तो एक ही टेस्ट ट्यूब में काम हो रहा है, एक ही टेस्ट ट्यूब में इस वायरस का डीएनए लाए, और उधर से नॉर्मल एडीए जीन लेकर के आए, और दोनों को क्या किए, कट कर दिए। किससे? तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कर दिए। तो इधर से लेकर के आए थे वायरस का डीएनए, और इधर से मान लो कि ह्यूमन बीइंग का सेल था, और उस सेल से लेकर के आए एडीए का डीएनए। ये ह्यूमन सेल है, ह्यूमन सेल। तो ह्यूमन सेल से लेकर आया एडीए का जीन, एडीए जिस डीएनए पे वो डीएनए, और प्लस इधर से लेके आया था वायरस का डीएनए, और दोनों को कट कर दिया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से। यानी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से दोनों को कट कर दिया, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से इसको भी कट कर दिया, सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से। ये भूलना नहीं, ये जिससे कट करेंगे उससे इसको भी कट करेंगे, सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। देखिए यहाँ पे बोल रहा हूं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से इसको भी कट किया और इसको भी कट कर दिया, और फिर लाइगेज के मदद से जोड़ देंगे। किसके मदद से? लाइगेज के मदद से। अब लाइगेज भी इसी में है, तो ये जब जोड़ेगा तो कैसा जुड़ेगा, ध्यान से देखिए। ये हो गया वायरस वाला डीएनए का पार्ट, और इधर भी हो गया वायरस वाला डीएनए का पार्ट, और बीच में ये जो आपका है, ये नॉर्मल एडीए का जो आपका जीन था, वो जीन हो गया ये एडीए वाला। क्लियर हो गया? और अब क्या करेंगे, इसको वायरस के प्रोटीन कोट में डाल देंगे, वायरस के प्रोटीन कोट में डाल देंगे। तो अब इसको पुट कर देंगे, पुट इनटू
वायरल प्रोटीन कोट। क्लियर हो गया? तो अब इसको क्या करेंगे, इसको पुट कर दिए किसमें, तो वायरस के प्रोटीन कोट में। तो अब यहां पे आपका इस तरीके से क्या हुआ, ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है, आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है, ये पहुंच गया इस वायरस के पास। ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए इसको क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसमें एक वायरस का डीएनए है और दूसरा ह्यूमन बीइंग का डीएनए आया, इसलिए करके ये रिकॉम्बिनेंट हो गया। और अब ये पहुंच गया वायरस के पास में, तो इसलिए कि इसको बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट वायरस, रिकॉम्बिनेंट वायरस या जेनेटिक इंजीनियर्ड वायरस। अब इस वायरस को हमने जेनेटिक इंजीनियर किया, ये अभी जो वायरस हमने लिया ये जेनेटिक इंजीनियर्ड है नहीं है। तो सबसे पहला काम क्या किया, इस वायरस से डीएनए निकाला, टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। इस वायरस से डीएनए निकाला और टेस्ट ट्यूब में डाल दिया टेस्ट ट्यूब में। और फिर क्या किया कि ये जो आपका डीएनए निकाला था, तो इसको डाइजेस्ट कर दिया किससे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से। तो डाइजेस्ट किया तो जो डिजीज वाले जीन थे, ये जो डिजीज वाला जीन था ये कट हो गया। ये क्या हो गया, तो कट हो गया। तो कट हुआ तो यहाँ पे क्या हो गया, ये दो फ्रेगमेंट बन गया, बीच से डिजीज वाला जो जीन था वो कट हो गया। दिख रहा होगा यहाँ पे। तो अब यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे आइए, आपको इसी जगह का पार्ट फॉर्म यहाँ पे सेपरेट करके दिखाते हैं। ये हुआ क्या, ये जो आपका वायरस के अंदर जो डीएनए था, क्लियर, तो इसमें डिजीज काउज कराने वाला जो जीन था, ये डी से लिख दिया, तो इसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के मदद से कट कर दिया। तो ये क्या हुआ कि बीच से ये डी हट गया, तो ये दोनों साइड से ये आपका क्या हो गया कि वायरस का डीएनए बच गया। क्लियर? और इसी में आपका क्या किए कि नॉर्मल एडीए का जीन को इसमें इंसर्ट करवा दिया। तो वही काम किए। ये अभी नॉन जेनेटिक इंजीनियर्ड वायरस है। इस वायरस के डीएनए को हमने टेस्ट ट्यूब में लिया और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाला ताकि इसका जो डिजीज कॉज कराने वाला जीन है वो कट हो जाए, क्लियर हो जाए। तो अब उसके बाद फिर यहां से लिया ह्यूमन के सेल से डीएनए लिया जिसमें कि एडीए जीन है, इसको भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कर दिया, सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, यानी जिससे इस वायरस के डीएनए को कट किया उसी से इसके भी डीएनए को कट किया। और फिर क्या हुआ कि लाइगेज जो एंजाइम है इस दोनों को अटैच कर दिया, इसको इधर और इसको इधर जोड़ दिया। जोड़ने के बाद यानी इस डीएनए को ले जाकर के इसमें जोड़ दिया, इस पॉइंट से ये जो एडीए का है ये इससे जुड़ा और ये इससे जुड़ गया। अब जुड़ने के बाद ये स्ट्रक्चर बन गया। इधर आपका ब्लेड जो वायरस का डीएनए है, इधर आपका ब्लेड जो वायरस का डीएनए है, अब बीच में एडीए का ह्यूमन बीइंग का डीएनए। तो इस तरीके से ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। क्या बन गया? या बोल सकते हो जेनेटिक इंजीनियर डीएनए बन गया। आपने केमिस्ट्री चेंज कर दिया तो जेनेटिक इंजीनियर डीएनए, अब इसको पुट कर दिए, पुट इनटू किसमें, तो पुट इनटू वायरल कोट यानी प्रोटीन कोट, पुट इनटू वायरल प्रोटीन कोट, उस प्रोटीन के कोट में इसको इंटर कर दिए। तो अब जो ये प्रोटीन कोट के अंदर इंटर कर दिए, तो ये जो वायरस बना ये कैसा वायरस बना, तो रिकॉम्बिनेंट वायरस या जेनेटिक इंजीनियर्ड वायरस। क्लियर हो गया? तो एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। एक बार और मैं बोल रहा हूं कि मेरे को ये बच्चा जो यूट्रस में पल रहा है फीचर, इसको प्रॉब्लम है SCID और इम्ब्रियोनिक कंडीशन में ही मेरे को पता चल गया। किस कंडीशन में, तो हमने वहां पे एमनियोसिंथेसिस से कौन सा सेल निकाल लिया, स्टेम सेल। और स्टेम सेल में जो है ये म्यूटेटेड एडीए का जीन है। अब इसी को हमको रिप्लेस करना है और नॉर्मल को लाना है। इसके पहले मेरे को यहाँ पे नॉर्मल जीन लाने वाला वेक्टर चाहिए मेरे को। तो हमने पहले वायरस लिया एक, उस वायरस का डीएनए को आइसोलेट करके इस टेस्ट ट्यूब में डाला और इसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया और इधर से ह्यूमन बीइंग से क्या किया कि डीएनए लेकर के आया जिसमें कि एडीए का जीन है। इस एडीए जीन वाला डीएनए और ये वायरल डीएनए को सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्या किया, कट किया। सेम बोल रहा हूं मैं, सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया और लाइगेज की मदद से क्या किया, जोड़ दिया। अब लाइगेज की मदद से जब जोड़ दिया तो इस तरीके से मेरा क्या हो गया, यहाँ पे आपको दिखा रहा हूं कि ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। और ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए को जो वायरस का प्रोटीन का कोट था उस कोट के अंदर डाल दिया। तो अब जो मेरा वायरस बन गया वो रिकॉम्बिनेंट वायरस बन गया या जेनेटिक इंजीनियर्ड वायरस बन गया। ये उम्मीद करते कि आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर?
अब ये आगे का स्टेप क्या होगा, अब इसको लेके चलेंगे, ये जो रिकॉम्बिनेंट वायरस बना है या जेनेटिक इंजीनियर वायरस बना है, अब इससे मेरे को यहाँ पे मतलब है, यहां आप रिप्ले करके आप देख लीजिएगा, इसको एक दो बार देखिएगा और क्लियर हो जाएगा। अब ये मेरे को मतलब है अब इससे, अब यहां पे क्या हुआ कि हमने जो रिकॉम्बिनेंट वायरस बनाया, रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के मदद से, तो उसके मदद से जो ये रिकॉम्बिनेंट वायरस मेरा बना, अब इससे इसको इन्फेक्ट करवा देंगे स्टेम सेल को। स्टेम सेल को क्या करवाते हैं, इन्फेक्ट। तो जैसे स्टेम सेल को इन्फेक्ट करवाएंगे, ध्यान से देखिएगा, स्टेम सेल को जैसे ही इन्फेक्ट करवाएंगे उस वायरस से, तो ये जो मेरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए आपका चला जाएगा किसमें, तो होस्ट सेल के अंदर, यानी स्टेम सेल के अंदर। ये स्टेम सेल है, इस स्टेम सेल के अंदर मेरा चला जाएगा डीएनए। ये जेनेटिक इंजीनियर जो डीएनए है, ये स्टेम सेल के अंदर अब इंसर्ट कर गया और ये न्यूक्लियर पोर से इंटर कर जाएगा। अब इंटर करके करेगा क्या, ये जो ब्लू वाला ये नॉर्मल एडीए है, मैं इसमें कोई स्टार नहीं कर रहा हूं, ये नॉर्मल एडीए है। अब ये क्या हुआ कि सबसे पहले ये जो वायरस मेरा था, ये वायरस स्टेम सेल के कांटेक्ट में आया, और कांटेक्ट में आने के बाद ये जो मेरा जेनेटिक इंजीनियर डीएनए था, वो जेनेटिक इंजीनियर डीएनए को स्टेम सेल के अंदर दिया, और स्टेम सेल से वो क्या हुआ कि न्यूक्लियर पोर के थ्रू से न्यूक्लियस के अंदर जाएगा। अब न्यूक्लियस के अंदर जा करके वो करेगा क्या, ये हो गया क्या करेगा, तो इस जगह पर नहीं दिखा के मैं बाहर लेके आ रहा हूं। तो क्या होगा, ये आपका जो स्टेम सेल का जो डीएनए है वो ब्लू से इस तरीके से आपका है, ध्यान से देखिएगा, और इसी जगह पे ये स्टेम सेल का डीएनए है, ये स्टेम सेल का डीएनए है, क्लियर देखिएगा, डीएनए स्टेम सेल का है, स्टेम सेल का, और इसके पास में एडीए स्टार प्रेजेंट है, जो कि स्टार का मतलब हो गया म्यूटेटेड। इसी जगह पे ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए हम लोगों ने बनाया है, वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए इसके सामने आ जाएगा, क्लियर हो गया, सामने आ जाएगा। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो वायरल डीएनए है, ये जो वायरल डीएनए है, ये इसके जस्ट सामने पड़ जाएगा, और सामने जो ये पड़ेगा तो इसके पास में नॉर्मल एडीए है। ये कौन सा है, तो ये जो जेनेटिक इंजीनियर वाला जो अंदर गया, न्यूक्लियर पोर के मदद से जो अंदर गया, उसकी बात हो रही है। दोनों आमने सामने पड़ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा कि ये जो होगा एक्सचेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्सचेंज। यहाँ पे ये जो डिजीज वाला है, इसके डिजीज वाले को हम लोग क्या करते हैं, ये आपका डिजीज वाला है, तो इसमें यहाँ पे डॉट डॉट कर देते हैं, डॉट डॉट दिख रहा होगा, ये डॉट डॉट पॉइंट्स आपके हैं, या इसको डार्क करते हैं, देखिए यहाँ पे डार्क कर दिया इसको, या ब्लू से ही डार्क करते हैं इसको, ध्यान से देखिए, खाली ये ब्लू से मैं डार्क कर रहा हूं, यहाँ ये डार्क कर दिया, इसका मतलब ये समझ जाइए कि ये एडीए का म्यूटेटेड है, और यहां भी इसको डार्क कर दिया। चलिए आप समझ जाना कि ये एडीए का म्यूटेटेड है, और ये जो एडीए है ये नॉर्मल है, ये डार्क कर दिया तो समझ जाना कि डिजीज वाला हो गया, जैसे पेडिग्री में तुम समझते हो, तो यहाँ पे जो ब्लैक कर दिया, इसका ये डिजीज वाला हो गया, नहीं म्यूटेटेड हो गया, और इसमें ब्लैक नहीं किया, इसमें ये म्यूटेटेड नहीं है। अब क्या होगा, ये जो आपका जेनेटिक इंजीनियर्ड डीएनए है, ये अब यहाँ से एक्सचेंज होगा। अब ये वाला जो पार्ट है, ध्यान से देखना, ये एडीए का, इधर से एडीए इधर लिख दे रहा हूं, एडीए म्यूटेटेड। अब क्या होगा, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट के बीच में एक्सचेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्सचेंज, मतलब इधर से कट करके ये चीजें इधर, और इधर से कट करके ये चीजें इधर, बात समझ में आया, इधर से क्या होगा, एक्सचेंज हो जाएगा, इधर से कट के ये चीजें इधर, और इधर से कट करके ये चीजें अलग। तो अब क्या स्ट्रक्चर आपके पास में बनेगा, इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा, इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, दिख रहा होगा, यहाँ पे नॉर्मल एडीए हो गया, और इसका जो एक्सचेंज होकर के इधर आएगा, तो इधर का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा,
ये ध्यान से देखिए यहाँ पे इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा तो इसमें क्या होगा, म्यूटेटेड एडीए आ जाएगा। इसमें क्या होगा, म्यूटेटेड, ये डार्क कर दिया, यानी ये जो डीएनए है, इस डीएनए में ये वाला पार्ट आ गया और इसमें ये वाला पार्ट चला गया। क्लियर हो गया? तो ये जो आपका हो गया ये नॉर्मल हो गया, ये अब नॉर्मल हो गया, और ये जो आपका जेनेटिक इंजीनियर वाला था उसमें डिजीज वाला आ गया। और ये काम कहां हुआ है, इसके अंदर, स्टेम सेल के अंदर। क्योंकि यहाँ पे दिखाने में नहीं बनता इससे कि हमने बाहर लेकर के आ गया। ये आपको बता दिया कि जो स्टेम सेल का डीएनए है उसमें एडीए म्यूटेटेड है, और जो हमने जेनेटिक इंजीनियर डीएनए बनाया है उसमें जो मेरा एडीए है वो नॉर्मल एडीए है। जब दोनों आमने सामने हुआ तो यहाँ पे एक्सचेंज हो गया, तो डिजीज वाला इधर कट के आ गया इसके ऊपर, ये वाला कट करके इसके ऊपर है। तो ये वाला जब इस पे गया तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा हो, और ये वाला कट के जब इस पे आया तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा हो। कोई डाउट नहीं? और ये चीजें कहां मिलेगा, इसके अंदर मिलेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जब ये एक्सचेंज किया होगा तो ये ब्लैक से क्या होगा कि नॉर्मल बन जाएगा। कोई डाउट नहीं है? अब ये नॉर्मल बन गया, क्लियर हो गया। अब ये स्टेम सेल को क्या करेंगे, ये जो हमने इंजीनियर कर दिया स्टेम सेल को, इस स्टेम सेल को क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। अब ये जब रिटर्न कर देंगे तो ये बच्चा में ये स्टेम सेल हमेशा डिवाइड करता रहेगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि एडीए का जीन इस बच्चे में हमेशा रहेगा, और एडीए जीन जो है वो एडिनोसाइन डीएमिनेज एंजाइम हमेशा बनाता रहेगा, जिसके कारण उसका इम्यून सिस्टम क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। और इस बच्चे में कभी ये स्टेम सेल खत्म होगा ही नहीं, क्योंकि स्टेम सेल हमेशा डिवाइड करता रहता है। ये परमानेंट ट्रीटमेंट हो गया। लेकिन ये तब संभव है यदि आप जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से यदि जीन थेरेपी करना चाहते हो, तो यदि परमानेंट जीन थेरेपी करना चाहते हो तो तुमको स्टेम सेल लेके करना पड़ेगा। तो तुम यहां से स्टेम सेल निकाला, उसमें डिसआर्म्ड वायरस जो तुम बनाए थे जेनेटिक इंजीनियर, उससे इन्फेक्शन करवाया, और करवाने के बाद जब एक्सचेंज हो गया तो आपका नॉर्मल जीन पहुंच गया स्टेम सेल के अंदर, और फिर उस स्टेम सेल को क्या किया, रिटर्न कर दिए। तो उस बच्चे का क्या हुआ, उस बीमारी का इलाज हो गया जीन के मदद से। इसलिए इसको बोलते हैं जीन थेरेपी। और सबसे पहला जो जीन थेरेपी हुआ था वो SCID का ही हुआ था। ये भी पढ़ा रखे हैं कहा, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में। जस्ट लॉकडाउन के जस्ट पहले ये सब क्लास चल रहा था आपका, क्लियर हो गया। तो ये FCID आपका यहाँ पे क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं। अब ये हुआ एक परमानेंट स्टेप। ये स्टेप्स को आप एक दो बार एकदम सुनिएगा, एरो को थोड़ा ध्यान में रखिएगा, और आप स्क्रीनशॉट कर सकते हो, लेकिन आप अपने से बनाने की कोशिश करना कि हम कैसे कैसे बनाए, जैसे जैसे बनाए वैसे आप इसको कोशिश कीजिएगा। क्लियर हो गया। अब आइए ये दूसरा स्टेप हम आपको लेके चलते हैं, टेम्पररी में जेनेटिक इंजीनियर। अब आइए यहाँ पे इस स्टेप में भी क्या होगा कि ये जो आपका जेनेटिक, अब ये वाला हम मिटा देते हैं इधर से, तो ये जो आपका स्टेप है जेनेटिक इंजीनियर्ड वाला, अब यहाँ पे क्या हुआ है कि यही आपका जो बना हुआ है जेनेटिक इंजीनियर्ड वायरस, यानी रिकॉम्बिनेंट वायरस, जेनेटिक इंजीनियर्ड वायरस भी इसको आप बोलते हो। अब क्या करेंगे, ये टेम्पररी वाले में क्या होगा कि बच्चे का जन्म हो गया है, बच्चा जन्म ले लिया है, और पता चला कि इसको जो है SCID का प्रॉब्लम है। तो इससे क्या करते हैं कि हम लोग ब्लड निकाल लेते हैं, और उस ब्लड से क्या करते हैं कि ब्लड के सेल को निकाल लेते हैं, ब्लड सेल को। और ब्लड सेल को निकाल के फिर इसी जो ब्लड सेल आता है, फिर इसी वायरस से उसको इन्फेक्ट करवाते हैं। प्रोसेस ऐसे ही चलेगा जैसे इसमें चला था। मेरी बात समझ में आया? सेम प्रोसेस चलेगा, सेम, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे बोलना है क्या इसको, यानी सेम प्रोसेस आप देख लीजिएगा, सेम प्रोसेस चलेगा। और यहाँ पे क्या होगा, इस ब्लड सेल के पास में नॉर्मल एडीए का जीन आ जाएगा, और नॉर्मल एडीए का जीन इस ब्लड सेल के अंदर क्या किए, इंसर्ट कर दिए। अब ये नॉर्मल एडीए का जीन जब आ गया, इसी ब्लड को क्या करेंगे, ब्लड सेल को रिटर्न कर देंगे, बच्चे को रिटर्न कर दिए। लेकिन ये जो ब्लड का सेल है, इस ब्लड सेल का अपना लाइफ स्पान होता है। क्लियर हो गया। तो जो WBC होगा
उसी के पास न्यूक्लियस होगा, उसी के पास डीएनए होगा। आरबीसी के पास तो न्यूक्लियस होगा ही नहीं मैच्योर मेमोरियल आरबीसी के पास में, और ना उसके पास डीएनए होगा। तो आरबीसी सेल लेकर के तो जीन थेरेपी कर ही नहीं सकते हो। तो जब भी तुम जीन थेरेपी करोगे तो किसका सेल लेकर के? डब्ल्यूबीसी का। तो उसका लाइफ स्पान 7 से 10 दिन एवरेज होगा आपका। क्लियर हो गया? इसका मतलब क्या होगा कि यदि तुम ये ब्लड सेल को जेनेटिक इंजीनियर करके रिटर्न करोगे तो 7 से 10 दिन के अंदर फिर आपको रिटर्न होकर के यही काम करना पड़ेगा। इसलिए कि इसको बोलते हैं टेम्परोरी। लेकिन ये भी जेनेटिक इंजीनियर है, और ये जो परमानेंट क्यों, ये भी जेनेटिक इंजीनियर है। लेकिन परमानेंट में सेल एकदम क्लियर होता है, स्टेम सेल। आप परमानेंट जीन थेरेपी करना चाहोगे तो क्या लोगे? स्टेम सेल लोगे। अब आइए यहाँ पे बात करते हैं हम लोग, क्लियर बात करना। अब यहाँ पे डायरेक्ट यूज ऑफ द एंजाइम। अब क्या करना है कि बच्चे को, मेरे को जेनेटिक इंजीनियरिंग से ट्रीटमेंट नहीं करना है। इस बच्चे को प्रॉब्लम है, इस बच्चे को डायरेक्ट एडीए जो जीन था, उस एडीए जीन का बायोटेक्नोलॉजी के मदद से एडीए जीन का हमने क्या किया है, प्रोडक्ट बना लिया है, एडिनोसाइन डीएमिनेज। और इस एंजाइम को डायरेक्ट बच्चे को डाल देंगे, डायरेक्ट पुट करेंगे। तो ये एंजाइम का भी अपना लाइफ होगा, उस लाइफ के बाद फिर उसको डालना पड़ेगा। यानी आप बाहर में एंजाइम बना के यदि बच्चे को दोगे तो जब तक दोगे तब तक काम करेगा, नहीं दोगे तो काम नहीं करेगा। दिस वन इज आल्सो टेम्पोररी, कोई डाउट नहीं है। तो आप एंजाइम देके के भी ठीक कर सकते हो, या ब्लड के सेल लेकर के भी ठीक कर सकते हो, और स्टेम सेल लेकर के भी इस बीमारी का इलाज किया जाता है। लेकिन सबसे बेस्ट कौन होगा? स्टेम सेल वाला, क्योंकि वो परमानेंट होगा, और टेम्पोररी होगा ब्लड सेल वाला और एंजाइम देने वाला। क्लियर हो गया? इसको एक बार रिपीट करके देखिएगा, नोट्स पे आपका दिया हुआ होगा, पीडीएफ आपका अपलोड कर दिया जाएगा कुछ दिन के बाद, तो इसको आप एकदम क्लियर कर लीजिएगा। क्लियर? आइए नेक्स्ट में अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, क्लियर करते हैं इसको। ये आपका हो गया। आपसे पूछेगा कि सबसे पहला किस प्रॉब्लम का जेनेटिक इंजीनियर, यानी आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करके सॉल्व किया गया, यानी जीन थेरेपी किया गया, किस प्रॉब्लम का? तो एससीआईडी का। एससीआईडी में कौन सा जीन म्यूटेटेड होता है? तो एडीए जीन। एडीए जीन का प्रोडक्ट क्या है? तो एडिनोसाइन डीएमिनेज। क्या प्रोडक्ट? एडिनोसाइन डीएमिनेज, जिसके डिफिशियंसी से कौन सा डिजीज हो जाएगा? एससीआईडी डिजीज हो जाएगा। तो पहला जीन थेरेपी एससीआईडी का हुआ है, उसमें एडीए जीन म्यूटेटेड होता है, जिसका प्रोडक्ट होता है एडिनोसाइन डीएमिनेज, जो कि एबनॉर्मल बनेगा तो बच्चे का इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा। क्लियर हो गया? आइए नेक्स्ट में आते हैं कि डिफरेंट टाइप का जो वेक्टर आपका होता है, वो डिफरेंट टाइप का वेक्टर के विषय में हम लोग बात कर रहे हैं। आइए, अभी जो वेक्टर होता है, तो एक साइड हम लिखते हैं यहाँ पे वेक्टर, उतना जरूरी नहीं है लेकिन थोड़ा सा हम आपको लिख देते हैं। और यहाँ पे लिखेंगे होस्ट, यानी जिसके अंदर आप डालोगे, और यहाँ पे डालोगे कि उस वेक्टर के अंदर इंसर्ट साइज। ऐसे होस्ट के वेक्टर इंसर्ट साइज, मतलब किस साइज के डीएनए को डालोगे, इंसर्ट साइज और देन होस्ट। वेक्टर क्यों बोलेंगे? फॉरेन डीएनए को क्या करेगा? कैरी करेगा। तो वेक्टर में यदि हम लोग ने लिया, तो वेक्टर लिया पहला M13, ये एक बैक्टीरियोफेज है, यानी बैक्टीरिया का वायरस है। इस वेक्टर के अंदर यदि हम डीएनए डालना चाहते हैं तो 1 से लेकर के 4 किलो बेस पेयर का ही डीएनए हम लोग डाल सकते हैं। ये भी बोलते हैं जनरली किलो बेस पेयर, आपने पकड़ लीजिएगा। तो कितना? 1 to 4 केबी का डाल सकते हैं। और ये जो वेक्टर है, इसके लिए जो हम लोग होस्ट लेंगे, वो होस्ट होगा इकोलाई। तो ये के मतलब 1000 हो गया। के का मतलब क्या होता है? 1000। के का मतलब होता है 1000। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1000 से 4000 बेस पेयर का जो डीएनए होगा, उसी को हम डाल सकते हैं किस वेक्टर में? तो M13 के वेक्टर में। और M13 वेक्टर को किस होस्ट में डालेंगे? तो इकोलाई में डालेंगे। तो डाउट नहीं। आइए, दूसरा वेक्टर का नाम हो गया आपका लेम्डा फेज। ये जो लेम्डा फेज है, इस लेम्डा फेज में एक साइट होता है,
जो बड़ा इंपॉर्टेंट साइट होता है, इसका नाम है कॉस साइट। कॉस साइट जो जोड़ने का काम करता है, इफिशियंसी बढ़ाने का काम करता है, तो इसको बोलते हैं कॉस साइट लैम्डा फेज में। और लैम्डा फेज का पूरा डीएनए का लेंथ भी आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है? 48,502 48,502 बेस पेयर। किसका? लैम्डा फेज का। यानी लैम्डा फेज का डीएनए का लेंथ आपका 48,502 बेस पेयर, न्यूक्लियोटाइड पेयर भी कर सकते हो। क्लियर हो गया? तो ये जो लैम्डा फेज है ये कॉस साइट, ये कॉस, और ई कोलाई का भी डीएनए का लेंथ आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ। चलिए इसके भी बात हम बाद में कर लेंगे, पहले आइए लैम्डा फेज पे बात करते हैं। तो लैम्डा फेज जो होगा, ये भी मिटा दीजिए, इसकी भी अभी जरूरत नहीं है, ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, जो जरूरत है अभी उसको यूज करते हैं, बाद में एक बार ले आएंगे। तो लैम्डा फेज के पास में कॉस साइट भी होता है। ये जो लैम्डा फेज जो वेक्टर है, इसमें आप जो डीएनए को इंसर्ट कर सकते हो वो 5 से लेकर के 25 केबी तक। तो इसका मतलब हो गया कि M13 से ज्यादा लेंथ वाला डीएनए लैम्डा फेज में जाएगा, कोई डाउट नहीं है। तो लैम्डा फेज में जाएगा 5 से 25 केबी का डीएनए। और ये जो लैम्डा फेज है, इसका होस्ट कौन होगा? तो ई कोलाई होगा। ई कोलाई के अंदर डालेंगे उसको। अब आइए नेक्स्ट आते हैं प्लाज्मिड। ये प्लाज्मिड जो है, इसके अंदर यदि हम लोग इंसर्ट करेंगे, इस प्लाज्मिड के अंदर यदि हम लोग इंसर्ट करेंगे तो 1 से लेकर के 5 केबी के डीएनए को इंसर्ट कर सकते हैं। यानी 1000 से लेकर 5000, और ऊपर वाला M13 कितना था? 1000 से लेकर के 4000। इसको इंसर्ट करेंगे और इस प्लाज्मिड को किसके अंदर डालेंगे? तो होस्ट ई कोलाई के अंदर डालेंगे। अब क्या करिए कि इस प्लाज्मिड को और इस लैम्डा फेज के कॉस साइट को दोनों को मिला दीजिए, हाइब्रिड हो गया। वेक्टर क्या बनेगा? हाइब्रिड। तो लैम्डा फेज का कॉस होगा और प्लाज्मिड का मिड होगा, तो दोनों को मिला दोगे तो क्या हो जाएगा? कॉसमिड। क्या हो जाएगा? कॉसमिड। अब इधर से लैम्डा फेज से आया कॉस, तो कॉस, और इधर से आया मिड। किसका मिड? प्लाज्मिड का। तो मिड आ गया, तो ये हो गया कॉसमिड। ये क्या हो गया आपका? कॉसमिड। अब ये जो कॉसमिड आपका हो गया, ये जो कॉसमिड आपका हो गया, तो ये कॉसमिड आपका चौथा वेक्टर बना, लेकिन ये हाइब्रिड वेक्टर बना। तो कभी कभी नीट में क्वेश्चन पूछ देता है कि कॉसमिड क्या है? तो हाइब्रिड वेक्टर है। तो किससे मिलके बना है? तो लैम्डा फेज के कॉस साइट से, लैम्डा फेज से कॉस साइट निकाले, लैम्डा फेज से कॉस साइट निकाले, और उसके बाद इसी कॉस साइट को ऐड कर दिए किसमें? तो प्लाज्मिड से मिड निकाल करके ऐड कर दिए, तो बन गया कॉसमिड। ये हो गया। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि प्लाज्मिड में यदि लैम्डा फेज के कॉस साइट को जोड़ दोगे तो क्या नाम पड़ेगा? कॉसमिड। तो दो अलग चीज को जोड़ रहे हो, इधर से लैम्डा फेज से कॉस साइट लाए और प्लाज्मिड में ला करके क्या किया? जोड़ दियो, तो प्लाज्मिड प्लस कॉस साइट इज कॉसमिड। और ये जो कॉसमिड है, अब इसकी इफिशियंसी, कोई भी हाइब्रिड होता है, जब भी कोई चीज तो उसकी इफिशियंसी क्या होता है? हाई होता है। अब इसका जो इफिशियंसी हो गया, ये लैम्डा फेज से भी ज्यादा हो गया और प्लाज्मिड से भी क्या हो गया? ज्यादा हो गया। तो अब ये क्या होगा? ये कॉसमिड में जो तुम डीएनए इंसर्ट करोगे तो वो 5 केबी से लेकर के 45 केबी तक का होगा। यदि अकेले प्लाज्मिड होता तो कितना केबी का होता? तो 1 से 5 केबी ही इंसर्ट कर सकते थे। यदि अकेले लैम्डा फेज होता तो 5 से 25 केबी ही इंसर्ट कर सकते। लेकिन जब दोनों को मिला करके हमने हाइब्रिड कॉसमिड बना दिया, तो 5 से लेकर के 45 केबी तक आप इंसर्ट कर सकते हो, जो कि दोनों से ज्यादा हो। और ये जो कॉसमिड होगा, इसका भी जो होस्ट होगा वो होगा ई कोलाई। कोई डाउट है इसमें? आइए नेक्स्ट में लास्ट नहीं बोल रहा है, नेक्स्ट जो 5वां नंबर आ गया, जो कि आपने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में यूज किया है, बैट। बैट का फुल फॉर्म हो गया बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। यानी इस बैक्टीरिया में हम लोग आर्टिफिशियल क्रोमोसोम डाले हैं। यानी आर्टिफिशियल क्रोमोसोम मतलब क्रोमोसोम की प्रॉपर्टीज है,
क्रोमोसोम की प्रॉपर्टी उसमें डाला गया। तो इसका मतलब हो गया ये जो बैच है, इस बैच में जो इंसर्ट करोगे वो लेस देन 300 या इक्वल टू 300 केबी होगा, लेकिन बाकी सबसे बहुत ज्यादा है। ये है M13 का, M13 वेक्टर यूज करोगे तो 1 से 4 केबी यूज ही तुम उसके अंदर डीएनए डाल सकते हो। लैम्डा फेज यदि यूज करोगे तो 5 से 25 केबी ही डाल सकते हो। प्लाज्मिड डालोगे तो 1 से 5 केबी का ही डीएनए उसमें डाल सकते हो, और यदि कॉस्मिड डालोगे तो 5 से लेकर के 45 केबी तक का डीएनए डाल सकते हो। लेकिन यदि तुम बैच यूज करते हो तो तुम लेस देन 300 या इक्वल टू 300 केबी तक के डीएनए को उसके अंदर इंसर्ट करवा सकते हो। कोई डाउट इसमें? तो ये आपका, इसका भी जो होस्ट होगा वो ई कोलाई होगा, यानी बैक्टीरिया होगा। तो इसका मतलब ये जो बैच है ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में यूज किया गया है, जो आपको हमने पढ़ा रखा है। इसको इसलिए यूज किया गया, बाकी को इसलिए यूज नहीं किया गया। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, HGP, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ये इसलिए यूज किया गया। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में बैच को यूज इसलिए किया गया, बाकी को इसलिए यूज नहीं किया गया क्योंकि बाकी का जो इंसर्ट डीएनए का लेंथ है वो बहुत छोटा है, और ह्यूमन का जो जीनोम होता है उसके डीएनए का साइज बहुत बड़ा होता है। तो यदि आप बाकी ये सब यूज करते तो पता चला कि ये सबका कॉपी नंबर बहुत ज्यादा हो जाता, आप हैंडल ही नहीं कर पाते। पता चलता कि 10 लाख प्लाज्मिड आपका बन गया। आप 10 लाख प्लाज्मिड में आप मेंटेन करने में आपको दिक्कत हो जाती है, लेकिन यदि आप बैच लीजिएगा तो आपको कम ही प्लाज्मिड में आपके पूरे जीनोम इंसर्ट कर जाएंगे। क्लियर हो गया? और बैच के बाद यैक भी उसमें यूज किया गया है। यैक इज आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ये भी एक वेक्टर है जो कि फॉरेन डीएनए को कैरी कर सकता है। तो यहाँ पे ये जो फॉरेन डीएनए को कैरी कर सकता है, तो यैक सबसे ज्यादा लेंथ ऑफ दी डीएनए को कैरी करता है, और ये जो कैरी करेगा ये 200 से लेकर के 2000 केबी तक के डीएनए को, 200 से 2000, यानी बाकी सबसे ज्यादा, यानी सबसे लंबा लेंथ ऑफ दी डीएनए को यदि कोई कैरी कर सकता है तो वो कैरी करेगा कौन? यैक। कोई डाउट नहीं है? ये सबसे लंबे लेंथ ऑफ दी डीएनए को कैरी करने का कैपेसिटी रखता है यैक। और यैक में लगा हुआ ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम तो होस्ट हो जाएगा इसका ईस्ट, और ईस्ट में सैक्रोमाइसिस सर्विसी, मैं पढ़ा रखा हूं आपको, सैक्रोमाइसिस सर्विसी। जो सैक्रोमाइसिस सर्विसी होता है वो अल्कोहल बनाने का काम आता है, और वो एक ईस्ट है। और ईस्ट जो है ये भी ईस्ट यूनिसेलुलर, फंगी ऐसे मल्टी सेलुलर है, फंगी क्या है? मल्टी सेलुलर, लेकिन उसमें से एक एग्जाम्पल जो होता है वो ईस्ट है जो कि यूनिसेलुलर। और ये ईस्ट मैं आपको पढ़ा रखा हूं कहां पे? तो रिप्रोडक्शन में भी। क्लियर? रिप्रोडक्शन में वहां पे आपको पढ़ाया हुआ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में। क्लियर हो गया? बाय बडिंग क्लियर हो गया? ये ईस्ट वहां भी पढ़ा रखा हूं, बायोमोलिक्यूल जो पढ़ा था उस जगह पे भी आया। अब ये ईस्ट जो आपका है, ये ईस्ट के अंदर हम लोग यैक को इंसर्ट करते हैं। क्लियर हो गया? और सबसे ज्यादा लेंथ ऑफ द डीएनए को कौन कैरी करेगा? तो आपका कैरी करेगा कौन? तो यैक। ये ऐसे समझिए कि M13 जो है ये साइकिल है, तो ये थोड़ा सा उससे बड़ा होगा तो ये मोटरसाइकिल होगी, ये उससे थोड़ा बड़ा होगा, ये तो छोटा हो गया, ये आपका ऑटो पकड़िए, इसको मोटरसाइकिल पकड़िए प्लाज्मिड को, तो कॉस्मिड को ट्रैक्टर, तो इसको पकड़ लीजिए ट्रक, तो इसको क्या पकड़िए? ट्रेन। नहीं समझ में आया? यानी क्या किया मैं, क्या किया? यदि साइकिल होगा तो कम वजन को ले जा पाएगा, और यदि ऑटो होगा तो उससे ज्यादा वजन को ले जाएगा। यदि मोटरसाइकिल होगा तो साइकिल से ज्यादा और ऑटो से कम ले जाएगा। कोई डाउट नहीं है? ये चूंकि यह कॉस्मिड उसमिड के चक्कर में इसको ऊपर नीचे कर दिया, यदि इसको ऊपर कर देता तो पहला हो जाता क्या? साइकिल। अब प्लाज्मिड को क्या बोलेंगे? मोटरसाइकिल। इसको क्या बोलेंगे? ऑटो। ये जो कॉस्मिड है ये क्या हो जाएगा? ट्रैक्टर। ये क्या हो जाएगा? ट्रक। ये क्या हो जाएगा? ट्रेन। अब ढोने की बात होगी तो सबसे ज्यादा कौन ढो लेगा? यस, ट्रेन है वो। तो सबसे बड़े लेंथ और
वो भी जो अभी आपका नाम बताया सब वैक्यूल है, उसी तरीके से ये वैक्यूल है, लेकिन ये वैक्यूल क्या कैरी करता है? आदमी कैरी नहीं करेगा, ये डीएनए को कैरी करेगा। और सबसे ज्यादा लेंथ ऑफ द डीएनए को जो कैरी करेगा उसका नाम हो गया ईआर। कोई डाउट नहीं है, यहाँ पे आपका क्लियर हो गया। और हाइब्रिड इसमें से एक ही है जिसका नाम है कॉस्मिन, और ये दोनों को हम लोगों ने बनाया है, इसलिए कि आर्टिफिशियल लगा हुआ। कोई डाउट नहीं है। तो ये होस्ट भी आपका क्लियर हो गया और ये वेक्टर के टाइप्स भी क्लियर हो गए। क्लियर एकदम, कोई डाउट नहीं है। तो इसको आपके नोट्स पे भी मिल जाएगा, ये आपका लिखा हुआ। अब मेरे को बायोटेक के अंदर डीएनए आइसोलेशन करना है, डीएनए आइसोलेशन। ध्यान से थोड़ा सुनिएगा, क्वेश्चन यहां से आता है और बहुत आसान है, कैसे किया जाता है, बड़ा स्टेप वाइज है, आप तो सीख जाइएगा। तो डीएनए आइसोलेशन करना, आइसोलेट मतलब सेपरेट करना, और इसमें जो डीएनए आइसोलेशन का टेक्निक है एवरी मैकार्टी एंड मैक्लियोड के एंजाइमेटिक थ्योरी के बेसिस पे ही है, उसी तरीके से आइसोलेट ही करते हैं। क्लियर हो गया? तो आइए हम लोग बात करते हैं। यदि आप डीएनए आइसोलेशन यदि करोगे तो किससे करोगे, उसके हिसाब से मेरा लाइसिस बफर में एंजाइम होगा। लाइसिस बफर का मतलब हो गया लाइसिस कर देना, यानी तोड़ देना, यानी जिससे भी, जैसे मान लो कि तुम एनिमल सेल से यदि डीएनए निकालना चाहते हो तो इसका जो बाउंड्री है इसको टूटना जरूरी है। प्लांट सेल से यदि निकालना चाहते हो तो प्लांट सेल का बाउंड्री टूटना जरूरी है। फंगल सेल से निकालना चाहते हो तो फंगल सेल का बाउंड्री टूटना जरूरी है। बैक्टीरियल सेल से निकालना चाहते हो तो बैक्टीरियल सेल का बाउंड्री टूटना जरूरी है। तो चूंकि एनिमल सेल का बाउंड्री जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होता है, तो इसके तोड़ने के लिए कोई एंजाइम की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर हो गया? तो इसलिए करके हम लोग देखते हैं कि डीएनए आइसोलेशन यदि आप प्लांट से करोगे, तो मैं आपको प्लांट सेल के विषय में बता रखा हूं कि जो प्लांट सेल होगा तो उसमें आउटरमोस्ट जो कवरिंग होगा वो होगा सेल वॉल, सेल वॉल। और मैं बता रखा हूं कि जो सेल वॉल है ये सेलुलोज का बना होगा, और इसके अंदर सेल वॉल के अंदर जो होगा ये होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसके अंदर होगा न्यूक्लियस, और उस न्यूक्लियस के अंदर होगा डीएनए। तो आपको यदि इस डीएनए तक पहुंचना है तो उसके ऊपर का जो कवरिंग है सेल वॉल, उसको तोड़ना बहुत जरूरी है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो लाइसिस बफर से अपनी टूट जाएगा, उसको तोड़ने के लिए ज्यादा मेहनत करने की या किसी एंजाइम की जरूरत नहीं पड़ेगी, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को भी तोड़ने के लिए कोई एंजाइम की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो सेल वॉल है, प्लांट का जो सेल वॉल है, तो ये बना हुआ किसका? सेलुलोज का। तो सेलुलोज को तोड़ने के लिए एंजाइम हो जाएगा सेलुलेज। इसलिए प्लांट सेल से जब आप डीएनए आइसोलेट करोगे तो उसके लाइसिस बफर में यानी प्लांट सेल को तोड़ने वाले बफर में एंजाइम डाल देना सेलुलेज। ओज को हटा के एज लगा दिया, सेलुलेज। क्लियर हो गया? ताकि प्लांट का सेल वॉल ब्रेक कर जाए, कोई डाउट नहीं है। दूसरा केस में यदि आप बैक्टीरिया के सेल से डीएनए निकालना चाहते हैं, यानी डीएनए आइसोलेशन फ्रॉम बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल सेल, तो बैक्टीरियल सेल से यदि तुम निकालना चाहते हो तो बैक्टीरिया का भी जो आउटरमोस्ट कवरिंग है वो सेल वॉल का बना हुआ है, सेल वॉल है वो, उसका आउटरमोस्ट कवरिंग सेल वॉल है। और इसका जो सेल वॉल है ये बना हुआ है पेप्टिडोग्लाइकेन का, पेप्टिडोग्लाइकेन, नेगनेम, ग्लाइकेन, नेगनेम, ये अल्टरनेट करके रहेगा, नेगनेम, सब बायोमोलिक्यूल में पढ़ा रखे हैं इसलिए। लेकिन फिर भी मैं बोल दे रहा हूं कि आपको दिक्कत नहीं हो, क्योंकि लॉकडाउन में घर पे हैं, तो इसलिए क्या किए होइएगा, रिपीट किए कि नहीं किए, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूं। और इसके बाद मिलूंगा तब फिर वहां पे बात करूंगा कि कितना आपने पढ़ाई किया है। तो पूरा वीडियो तो अच्छे से देख के रखिएगा, नहीं तो वीडियो से ही क्वेश्चन उठाएंगे, ये क्लियर रखिएगा एकदम। यहाँ पे हो गया सेल वॉल, उसका बना हुआ पेप्टिडोग्लाइकेन। अब यहाँ पे क्या होगा कि यदि इस बैक्टीरिया के डीएनए को यहां तक हमको यदि निकालना है तो इस सेल वॉल को तोड़ना जरूरी है, इस पेप्टिडोग्लाइकेन को तोड़ना जरूरी है, और पेप्टिडोग्लाइकेन को तोड़ने वाला एंजाइम का नाम है लाइसोजाइम, लाइसोजाइम। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो इसका मतलब हो गया कि यदि बैक्टीरिया का डीएनए आइसोलेट करना है तो उसके लाइसिस बफर में
उसके लाइसिस बफर में लाइसोजाइम डालना बहुत जरूरी है। लाइसोजाइम जो कि ब्रेक कर देगा किसको? तो पेप्टिडोग्लाइकेन को, सेल वॉल को, और तब जाकर के डीएनए क्या हो जाएगा? आइसोलेट हो जाएगा। आप यदि प्लांट से डीएनए निकालना चाहते हो तो उसके लाइसिस बफर में सेलुलेज डालोगे, जो सेलुलेज डाइजेस्ट किसको कर देगा? सेलुलोज को, ताकि सेल वॉल ब्रेक कर जाए, तब डीएनए आइसोलेट हो जाएगा। क्लियर? अब नेक्स्ट, यदि आप फंगस से डीएनए निकालना चाहते हो, फंगस से यदि आप डीएनए निकालना चाहते हो, तो फंगस का जो ऑटोमोस्ट कवरिंग होगा, ये भी बना हुआ होगा सेल वॉल का, और ये सेल वॉल बना हुआ होगा यहाँ पे किसका? तो काइटिन का। और काइटिन इज द पॉलीमर ऑफ नेग। ये था नेग नेम और ये था नेग। ये सेल वॉल जो बना हुआ है इसका, ये काइटिन का बना हुआ है। क्लियर हो गया? तो अब क्या होगा? और इसके अंदर आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, और देन आफ्टर यहाँ पे क्या होगा? कि न्यूक्लियस होगा, यूकैरियोटिक सेल है, और इसके बाद डीएनए। तो ये डीएनए यहां से निकालना है, तो पहले सेल वॉल क्या करना है? ब्रेक करना जरूरी है। तो सेल वॉल ब्रेक करना है, तो इसके लाइसिस बफर में आपको लेना पड़ेगा एंजाइम काइटिनेज। क्लियर हो गया? और ये काइटिनेज किसको ब्रेक कर देगा? तो काइटिन को ब्रेक कर देगा। और काइटिन यदि ब्रेक कर गया तो सेल वॉल ब्रेक कर गया, तो डीएनए आप क्या करोगे? आइसोलेट करोगे। तो लाइसिस बफर वैसा बफर जो कि बैक्टीरिया के जो कवर है उसको ब्रेक कर दे। वो कवर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी टूट जाएगा, और आपका जो सेल वॉल होगा वो भी टूट जाएगा, क्योंकि लाइसिस बफर में जिस से डीएनए निकालना है उसके हिसाब से एंजाइम उसमें दिया रहेगा। यदि प्लांट से निकालना है तो उस लाइसिस बफर में सेलुलेज एंजाइम डालेंगे, यदि बैक्टीरिया से निकालना है तो उसमें लाइसोजाइम डालेंगे, और यदि फंगस से निकालना है तो उसमें काइटिनेज एंजाइम डाल करके काम करेंगे। क्लियर हो गया? अब आइए हम लोग प्रोसेस करते हैं डीएनए आइसोलेशन। अब मेरे को डीएनए आइसोलेट करना है। क्या आइसोलेट करना है? तो डीएनए। ये क्लियर हो गया ना? यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। आइए, अब मेरे को डीएनए जो आइसोलेट करना है, तो उसमें अब आपको क्या प्रॉब्लम आएगी और किस तरीके से आपको काम करना है, क्या सोचना है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहली बात, जिस सेल से तुम डीएनए आइसोलेट करोगे उस सेल में केवल डीएनए होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। क्लियर हो गया? कि जिस सेल से, चाहे वो प्लांट सेल हो, चाहे एनिमल सेल हो, चाहे फंगल सेल हो, चाहे बैक्टीरियल सेल हो, किसी भी इस सेल से तुम यदि डीएनए निकालोगे तो उस सेल के पास केवल डीएनए होगा, ये हो नहीं सकता। ठीक हो गया? जैसे मैं एनिमल सेल से डीएनए निकालना चाह रहा हूं, एनिमल सेल, तो इसके पास में क्या होगा? तो इसके पास में आपका प्रोटीन होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, आरएनए होगा, डीएनए होगा, लिपिड होगा, मेन जितना बायोमोलिक्यूल हो सकता था उतना मैं बता दिया, बाकी अदर कुछ और भी होगा, उससे अभी हमको कोई मतलब उतना नहीं है। अब इतना चीज है और इसमें हमको निकालना क्या है? तो डीएनए। तो सिंपल वर्क तो है नहीं और भारी भी नहीं है, क्योंकि एवरी मैकार्टी मैक्लियोड हमने आपको समझा रखा है, लेकिन फिर भी मैं यूज कर लूंगा। ये हो गया। तो हमको कार्बोहाइड्रेट और लिपिड को अलग करने में दिक्कत नहीं होती है, सेंट्रीफ्यूज से ही अलग हो जाता है। तो अलग करने में दिक्कत क्या होती है? तो ये जो आपका प्रोटीन होता है, ये जो आपका आरएनए होता है, और ये जो आपका डीएनए होता है, इस जगह पे इस तीनों को सेपरेट करने में दिक्कत होती है। हमको दिक्कत ये नहीं होता है कि कार्बोहाइड्रेट और लिपिड को सेपरेट करना है तो सेंट्रीफ्यूज कर देंगे तो वहां से वो क्या हो जाएगा? सेपरेट हो जाएगा। लेकिन हमको दिक्कत हो जाएगी आरएनए के केस में, प्रोटीन के केस में, और लिपिड के, ये डीएनए के केस में। क्लियर? तो इस तीनों पे मेनली हम लोग फोकस करके इसको क्या करते हैं? इस सेल से बाहर निकालते हैं। क्लियर हो गया? अब आइए हम लोग स्टेप लगाएंगे, कैसे करेंगे डीएनए आइसोलेशन, इसको हम लोग काम करते हैं। क्लियर?
तो सबसे पहले तो ये तो समझ में आ गया कि एनिमल सेल से यदि हम लोग डीएनए निकालेंगे या प्लांट सेल से निकालेंगे या बैक्टीरियल सेल से ही निकालेंगे या फंगल सेल से भी निकालेंगे तो ये सारी चीजें होंगी उसमें, और उसमें से हमको क्या निकालना है, तो डीएनए निकालना है। क्लियर एकदम। तो आइए हम लोग निकालते हैं, आइसोलेशन आपको करना है। अब आइए हम लोग एक स्टेप लगाते हैं इसमें, ठीक है। तो ये जो मेरा सेल है, इस सेल को हमने एक इपेन ड्रॉप में ले लिया, एक ये सपोजेड ये इपेन ड्रॉप है, और इसी इपेन ड्रॉप में सेल को ले लिया, एनिमल सेल को। तो एनिमल सेल को लेना है तो जैसे क्या कीजिए, चिकन है उसका लीवर ले लीजिए, लीवर का टुकड़ा इजिली अवेलेबल है, ले लिया मैंने लीवर का टुकड़ा, और इसमें डाल दिया लाइसिस बफर। कौन सा बफर? जिसमें ट्रिस क्लोराइड होता है, ट्रिस क्लोराइड। उतना आपको याद नहीं करना, केवल लाइसिस बफर याद रखिएगा, जो कि लाइसिस मतलब तोड़ देना। तो इसमें डाल दिया क्या, लाइसिस बफर, और डाल करके इसका नाम है पिस्टल। क्या नाम है? पिस्टल। इस पिस्टल से इसको क्या करेंगे, इसको ग्रिंड करेंगे, पीस देंगे। तो बफर डाले हैं तो सख्त हो गया होगा सेल, और उसके जब इससे उस पर प्रेशर बनाएंगे, इसको पीसेंगे, तो क्या हो जाएगा कि वो फ्रेगमेंटाइज हो जाएगा, वो सेल क्या होगा, टूट जाएगा। कोई डाउट नहीं है। तो यहां पे हमने क्या किया, ये मेरा इपेन ड्रॉप है, या टेस्ट ट्यूब में भी निकालते हैं। जब ज्यादा आपको डीएनए निकालना होगा तो टेस्ट ट्यूब में निकालोगे, यदि कम डीएनए निकालना है तो इपेन ड्रॉप छोटा सा होता है, उसमें आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे आप टेस्ट ट्यूब भी ले सकते हो। तो यहाँ पे हमने जैसे कर दिया टेस्ट ट्यूब, और लेबोरेटरी के अंदर जो हम लोग टेस्ट ट्यूब यूज करते थे उसको बोलते थे फॉल्कन। तो उतना आपको नहीं याद करना है, उसको फॉल्कन बोलते थे, तो वो फॉल्कन हम लोग यूज करते थे। क्लियर। तो अब यहाँ पे ले लिया एनिमल सेल, और इसके अंदर सेल के अंदर क्या क्या है ये आपको क्लियर हो गया, और इसमें पुट कर दिया लाइसिस बफर। लाइसिस बफर, लाइसिस बफर, ये दिख रहा होगा उम्मीद करते हैं हम। क्लियर। और लाइसिस बफर डालने के बाद क्या किया, पिस्टल से ग्रिंड कर दिया। क्या कर दिया, ग्रिंड, ग्रिंड कर दिया। तो अब जो मेरा ये सेल था, ये सेल इस तरीके से अब नहीं रहेगा, अब ये इस तरीके से इस तरीके का हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब ये जो चीजें थी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, आरएनए, डीएनए और लिपिड, इस सॉल्यूशन में आ गया। तो डाउट है? इस सॉल्यूशन में अब हमारा आ गया प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, आरएनए, डीएनए और लिपिड, और कोई बाउंड्री नहीं रहा उसके चारों तरफ। बाउंड्री लाइसिस बफर से क्या हो गया, खत्म हो गया। तो सब चीजें क्या हो गया, बाहर निकल के सॉल्यूशन में आ गया, आपका पूरा क्लियर हो गया, बाहर आ गया। लेकिन इस सॉल्यूशन में अभी आपके पास में इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, तो मेनली जो तीन आपको डिस्टर्ब करता है, ये आपका हो गया प्रोटीन, और आपका हो गया आरएनए, और डीएनए तो खैर आपको निकालना ही। तो मेनली इसी दोनों को सेपरेट करने के लिए हमको प्रॉब्लम है। बाकी जो दो बचा आपका कार्बोहाइड्रेट और लिपिड, ये तो सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो उसी से निकल जाता है। सेल से कार्बोहाइड्रेट और लिपिड को निकालना बड़ा टफ काम नहीं है, बहुत आसान काम है लेबोरेटरी के अंदर। क्लियर हो गया। तो अब मेरे पास में प्रोटीन पे कंसंट्रेट करना है कि प्रोटीन को हटाना है, आरएनए को हटाना है, और डीएनए को भी हटा देना है। मैं डीएनए को यदि ये दोनों को हटा देंगे तो ये अपने आप बाहर निकल गया। क्लियर हो गया। तो अब क्या करना है, इसके बाद अब इस सॉल्यूशन में पुट कर दीजिए आरएनए। इस सॉल्यूशन में क्या पुट कर दिया, आरएनए। और पुट ये आरएनए एंजाइम इस सॉल्यूशन में पुट करने के बाद 1 घंटा छोड़ दीजिए। क्लियर हो गया। तो आरएनए तो आपको पता है एवरी मैकार्टियन मैक्लियोड में कि आरएनए क्या करेगा, आरएनए को ब्रेक कर देगा, और ब्रेक करके यही रहने देगा।
ब्रेक हो जाएगा तब तो काम मेरा बन जाता है। तो अब क्या करेंगे कि आरएनए इस सोल्यूशन में हमने पुट किया और पुट करने के बाद 1 आवर के लिए छोड़ दिया, 1 आवर के लिए छोड़ दिया। तो यहां पे हमने क्या किया कि ये मेरा इपेंट ड्रॉप था और इसमें क्या था कि ये आपका सोल्यूशन था जिसमें कि डीएनए, आरएनए और प्रोटीन प्रेजेंट था। कार्बोहाइड्रेट लिपिड का टेंशन मेरे को नहीं है। तो इसमें हमने डाल दिया था आरएनए। ये ब्लू डॉट उम्मीद करते हैं कि आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये आपको दिखाया कि जो आरएनए है ये हमने दिखाया कि ये ब्लू डॉट्स है मेरा, इसमें यहां बड़ा करके दिखा दिया ताकि आपको दिख जाए यहाँ पे ब्लू डॉट्स है। अब ये आरएनए क्या करेगा, इस सोल्यूशन में जहां जहां आरएनए होगा उसको क्या करेगा, ब्रेक कर देगा। कोई डाउट नहीं है, आरएनए डाल दिया तो आरएनए डाल दिया तो आरएनए तो टूट गया, तो आरएनए टूट गया तो आरएनए टूट गया तो उसका काम क्या हो गया, खत्म हो गया। अब मेरा इसमें बचा हुआ है प्रोटीन और डीएनए, ये दोनों भी इंटेक्ट है और आरएनए टूट गया तो अब सेपरेट करना आसान है, अब उसको हम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत हमको नहीं है। लेकिन अभी भी आपका बचा हुआ है प्रोटीन और डीएनए, इंटेक्ट डीएनए बचा हुआ। तो अब क्या करेंगे कि अब 1 घंटे के बाद जब इसका टाइम पूरा हो जाएगा तो हम उसमें क्या करेंगे, प्रोटीएज डाल देंगे। प्रोटीएज, तो प्रोटीएज किसको तोड़ता है, आरएनए को तोड़ता है, आरएनए को। तो प्रोटीएज जो है ये प्रोटीन को तोड़ेगा, ब्रेक कर देगा प्रोटीन को और ये इसमें डाल दिया इस सॉल्यूशन में। तो आरएनए को तो हमने तो पहले ही तोड़ रखा है, मेरा बचा हुआ है प्रोटीन और डीएनए। डीएनए को तोड़ना नहीं क्योंकि उसी को निकालना है आपको। तो अब क्या हो गया कि इसमें प्रोटीएज डाल करके इस सॉल्यूशन को फिर मैंने 1 घंटे के लिए छोड़ दिया। कितने आवर्स के लिए, तो 1 आवर्स के लिए। 1 आवर्स के बाद इसमें अब केवल इंटेक्ट डीएनए बचा हुआ है, लेकिन इसमें टूटा हुआ प्रोटीन है और टूटा हुआ आरएनए है, कार्बोहाइड्रेट भी है और लिपिड भी है। लेकिन अब निकालना आसान हो गया, डीएनए को यहां से इजी वे में अब हम लोग आइसोलेट कर सकते हैं क्योंकि आरएनए टूट गया है, प्रोटीन टूट गया है और कार्बोहाइड्रेट और लिपिड तो सेंट्रीफ्यूज करके ही निकल जाएगा। क्लियर हो गया। तो यानी पहले बार आपने डाला है एंजाइम आरएनए, देन डाला है सेकेंड केस में प्रोटीएज। आप यहां पे प्रोटीएज नहीं कर सकते और इधर आरएनए नहीं कर सकते क्योंकि ये जो आरएनए है ये भी एंजाइम है जो कि प्रोटीन का बना हुआ है, प्रोटीन का बना हुआ है। तो आप यदि पहले प्रोटीएज डाल दीजिएगा तो प्रोटीन तो टूट ही जाएगा इसमें, लेकिन जब आरएनए डालोगे सेकेंड स्टेप में तो आरएनए को भी तोड़ देगा वो, तो वो अपना काम नहीं कर पाएगा। इसलिए करके देखिए जैसे हमने इसमें प्रोटीएज डाला कि जो आपका आरएनए था वो यहां रहा नहीं, वो टूट गया क्योंकि वो भी प्रोटीन है, आरएनए भी क्या है, प्रोटीन। तो ये प्रोटीएज इस सेल के पास जो प्रोटीन है उसको तो तोड़ेगा ही, साथ में जो आपने आरएनए एंजाइम डाला है जो कि प्रोटीन का बना हुआ उसको भी ब्रेक कर देगा। इसीलिए कि पहले लेंगे आरएनए देन लेंगे प्रोटीएज। एनी डाउट, क्लियर कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट स्टेप, अब यहां से मेरा काम शुरू हो जाएगा। अब इसमें केवल बचा हुआ है डीएनए, आरएनए और प्रोटीन का क्या हुआ, तो फ्रेगमेंटाइज होकर के इसी में पड़ा हुआ है। अब क्या करना है हमको, सेपरेट। अब सेपरेट करने में हमको दिक्कत नहीं। अब क्या कीजिए, इसी में फिनॉल एंड क्लोरोफॉर्म डाल दीजिए, फिनॉल एंड क्लोरोफॉर्म, ये दोनों को इसमें डाल दीजिए। पढ़ने में बन जाएगा ना, इससे कोई दिक्कत नहीं है। और नोट्स आपका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा तो उसमें भी आपका मिल जाएगा। तो इसमें क्या किया, इसमें डाल दिया फिनॉल एंड क्लोरोफॉर्म, क्लियर। और डाल करके इसका कैप लगा दिया और लगा करके जेंटली इसको मिक्स कर दिया। जेंटली क्या किया, मिक्स कर दिया। कोई डाउट नहीं है,
मिक्स कर दिया। पूरा क्लियर? तो इसको जेंटली मिक्स कर दिया, 2 या 3 बार इसको क्या कीजिए, प्रॉपरली मिक्स कर दीजिए। मिक्स कर दिया और मिक्स करने के बाद सेंट्रीफ्यूज कर दीजिए। इस इपेंडॉप को क्या कर दीजिए, सेंट्रीफ्यूज। जब सेंट्रीफ्यूज करने के बाद उस इपेंडॉप को तुम देखोगे तो एक बॉर्डर दिखेगा तुमको, बॉर्डर जिसके नीचे बहुत टर्बिड सॉल्यूशन मिलेगा आपका, काफी टर्बिड। ये इसलिए ज्यादा टर्बिड है क्योंकि इसी में आपका प्रेजेंट होगा कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, टूटा हुआ प्रोटीन और टूटा हुआ आरएनए इसमें होगा। और ऊपर जो होगा वो ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन मिलेगा, ट्रांसपेरेंट, एकदम वाटर की तरह लगेगा। ये जो ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन जो ऊपर में मिलेगा इसको बोलेंगे सुपरनेटेंट। सुपरनेटेंट नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, सुपरनेटेंट। और ये बहुत टर्बिड होगा, ये बहुत ज्यादा टर्बिड। ये टर्बिड इसलिए है क्योंकि इसमें टूटा हुआ प्रोटीन है, टूटा हुआ आरएनए है, कार्बोहाइड्रेट है और लिपिड है। और इसमें क्या है, इसी में आपका डीएनए है। लेकिन अभी आपको पता नहीं कि उसमें डीएनए है, लेकिन चूंकि काम करते हैं तो हम लोग को पता होता है कि हमको सुपरनेटेंट में डीएनए है। तो पता चला इसको फेंक दिए, इसको लेकर के आप कर रहे हैं तो कुछ आपको निकला ही नहीं। क्लियर हो गया? तो ये हमको पता होता है कि मेरा डीएनए जो होगा वो कहां होगा, सुपरनेटेंट में होगा। तो हम क्या करेंगे, इस सुपरनेटेंट को आइसोलेट कर देंगे न्यू इपेंड्रॉप में, या कॉलेक्ट कर लेंगे न्यू इपेंड्रॉप में, कॉलेक्ट कर लेंगे न्यू इपेंड्रॉप में, न्यू इपेंड्रॉप। ये छोटा छोटा दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा हो तो मैं बोल रहा हूं, कॉलेक्ट कर लेंगे न्यू इपेंड्रॉप, या टेस्ट ट्यूब भी बोल सकते हो। क्लियर हो गया? बोल दिया, कॉलेक्ट कर लेंगे न्यू इपेंड्रॉप में। क्लियर? अब आइए नेक्स्ट करते हैं इसमें। तो कॉलेक्ट कर लिया, एक नया इपेंड्रॉप लिया और उस इपेंड्रॉप में सुपरनेटेंट लिया, और सुपरनेटेंट का कलर ब्लू है, यहां पे हमने सुपरनेटेंट लिया। केवल क्या लिया? सुपरनेटेंट। ये अभी आपका सुपरनेटेंट है, ये सुपरनेटेंट यहां आ गया। और यदि आपको लग रहा है कि ये सुपरनेटेंट में अभी भी प्रोटीन है, तो एक बार और आप क्या कर सकते हो, फिनॉल क्लोरोफॉर्म ट्रीटमेंट कर सकते हो। फिनॉल PNC मतलब क्लोरोफॉर्म, इसमें डाल दो और डाल करके मिक्स करके सेंट्रीफ्यूज कर दो। क्लियर हो गया? तो फिनॉल क्लोरोफॉर्म ट्रीटमेंट डबल कर सकते हो इसी तरीके से, जैसे इसमें फिनॉल क्लोरोफॉर्म डाले और फिर सेंट्रीफ्यूज किया है, तो इस स्टेप को तुम रिपीट कर सकते हो। और यदि तुमको लगे कि नहीं प्रोटीन नहीं है तो तुमको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। रिपीट करोगे तो ऐसे ही करोगे, इसी में फिनॉल कर दे क्या, तो यहाँ पे आपका यही फिनॉल क्लोरोफॉर्म एकदम ऐसे डालोगे, इसमें डालोगे और डाल करके सेंट्रीफ्यूज को फिर सुपरनेटेंट वहां से क्या करोगे, कलेक्ट कर लोगे। ये क्लियर हो गया? तो इसमें आप अगेन भी कर सकते हो, और यदि लगता है कि नहीं आपका प्रोटीन वाला प्रॉब्लम नहीं है, यदि इसमें प्रोटीन नहीं है तो तुम एक बार में भी कर सकते हो। लेकिन जनरली 2 बार फिनॉल क्लोरोफॉर्म ट्रीटमेंट कर लिया जाता है। तो सेम स्टेप कर लेता है और फिर सुपरनेटेंट को कलेक्ट कर लेता है, मतलब यहां से लेकर के ये स्टेप को फिर यहां रिपीट कर सकते हो, डाउट नहीं। तो अब यहाँ पे क्या कीजिए, ये जो फिनॉल क्लोरोफॉर्म आपका ट्रीटमेंट है, इस फिनॉल क्लोरो ट्रीटमेंट आप समझ गए कि कैसे करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट स्टेप में मेरा होगा कि ये फिनॉल क्लोरोफॉर्म ट्रीटमेंट नहीं कर करके अब ये इपेंड्रॉप होगा, और इस इपेंड्रॉप में जो सुपरनेटेंट होगा इसमें डाल देंगे चिल्ड इथेनॉल। चिल्ड मतलब होता बहुत ठंडा, चिल्ड इथेनॉल एंड कैल्शियम
कोलाइट साल्ट डाल देंगे, या मैग्नीशियम कोलाइट साल्ट भी डाल देते हैं। लेकिन मैग्नीशियम कोलाइट साल्ट थोड़ा महंगा आता है, इसलिए करके कैल्शियम क्लोराइड ही लेबोरेटरी के अंदर यूज किया जाता है। तो चिल्ड इथेनॉल, ये एकदम स्टेप याद रखिएगा, चिल्ड इथेनॉल, इथेनॉल ये दिखना चाहिए, ये दिख रहा होगा, नहीं होगा तो हम ब्लैक से लिख रहे हैं, ये दिखना जरूरी है। चिल्ड इथेनॉल, चिल्ड इथेनॉल, चिल्ड मतलब बहुत ठंडा, और साथ में साल्ट डालेंगे कैल्शियम क्लोराइड, यानी कैल्शियम क्लोराइड से कैल्शियम +2 किलो। अब देखते हैं कि ये चिल्ड इथेनॉल और कैल्शियम क्लोराइड, इसमें जो सुपरनेटेंट में जो डीएनए है, इस सुपरनेटेंट में ही डीएनए होगा, इस डीएनए के साथ करेगा क्या? क्लियर हो गया? तो आइए हम लोग बात करते हैं। ये लिखा हुआ चिल्ड इथेनॉल, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसलिए कि मैं बार बार इसको फोकस कर रहा हूं। चिल्ड इथेनॉल एंड कैल्शियम क्लोराइड इसमें डाल दिया। डालने से इसके अंदर हुआ क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, तो इसके अंदर क्या हुआ होगा, तो इसके अंदर जो डीएनए होगा, तो डीएनए के पास में जो इसका बैकबोन होता है, इस पे फॉस्फेट होता है, और फॉस्फेट पे होता है नेगेटिव चार्ज। कोई डाउट नहीं है? और ये यदि नेगेटिव चार्ज इस पे है और ये सॉल्यूशन में डाला हुआ है, ये सुपरनेटेंट सॉल्यूशन है, तो इसमें वाटर भी होगा। तो वाटर का क्या होता है ना कि वाटर का जो स्ट्रक्चर होता है H2O, तो इस पे H पे पार्शियल पॉजिटिव आता है, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, और ये H पे पार्शियल पॉजिटिव। तो ये जो वाटर का पार्शियल पॉजिटिव वाला H है, ये फास्फोरस के साथ इंटैक्ट करके इस तरीके से क्या होता है कि बहुत सारा वाटर इस फास्फोरस के साथ में जुड़ जाता है। क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं है? तो इसी समय चिल्ड इथेनॉल क्या करता है, ये चिल्ड इथेनॉल क्या करता है कि फास्फोरस से वाटर को हटा देता है, फास्फोरस से वाटर को रिमूव कर देता है। आप देखते होइएगा कि आप जब इंजेक्शन लेने जाते हैं तो स्प्रिट लगाया जाता है। जब आपके यहां पे स्प्रिट लगाया जाएगा और उसके तुम स्किन को जब छुओगे तो ड्राई ड्राई लगेगा। आखिर वो स्प्रिट क्या क्या होगा, वहां से वाटर को खींच लिया, वाटर को खींच लिया। उसी तरीके से यहाँ पे क्या हुआ कि हम जब चिल्ड इथेनॉल डालेंगे तो ये जो फास्फोरस के साथ जो वाटर लगा हुआ है, वो वाटर क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, और ये जो फास्फोरस का नेगेटिव चार्ज है, ये क्लियरली क्या होगा कि अब आपका दिखेगा। कोई डाउट नहीं है? तो फास्फोरस का जो नेगेटिव चार्ज है, ये अब विजिबल हो गया। अब ये जो नेगेटिव चार्ज विजिबल हो गया, तो इसमें आपने सॉल्यूशन में क्या डाला, कैल्शियम +2। तो चिल्ड इथेनॉल ने अपना काम क्या किया, तो फास्फोरस और डीएनए को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। सॉरी, ये आपका डीएनए और वाटर को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। वाटर किसके साथ जुड़ा हुआ था, तो फास्फोरस के साथ में। तो चिल्ड इथेनॉल क्या किया, डीएनए को और वाटर को क्या किया, सेपरेट कर दिया। तो ये डीएनए अलग हो गया और इधर वाटर अलग हो गया। अब इस डीएनए पे नेगेटिव चार्ज फास्फोरस का क्या है, तो विजुअलाइज हो गया। तो अब इसके साथ क्या होगा, जो ये कैल्शियम आयन है, ये बाइंड कर लेगा इसके साथ में, फास्फोरस के साथ में, तो ये साल्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, साल्ट। अब ये जो साल्ट बनेगा, तो साल्ट जैसे ही बनेगा तो इसका वजन ज्यादा होगा, तो ये प्रिसिपिटेट कर जाएगा। ये क्या करेगा, नीचे बैठ जाएगा, प्रिसिपिटेट कर जाएगा। अब यदि इस डीएनए में ये जो डीएनए है, इस सुपरनेटेंट में तैर रहा था, क्या कर रहा था, तैर रहा था। तो अब क्या किया कि तुम उसमें कैल्शियम को बाइंड करवा दिया। तो अब कैल्शियम को बाइंड करवा दिया, तो वजन के कारण वो क्या हो गया, नीचे बैठ जाएगा। इसी को बोलते हैं कि प्रिसिपिटेट कर गया। तो चिल्ड इथेनॉल यदि नहीं होता तो तुम डीएनए को प्रिसिपिटेट करवा पाते क्या? तो यानी चिल्ड इथेनॉल का काम क्या है, डीएनए को प्रिसिपिटेट करना। कैसे प्रिसिपिटेट करवाता है, तो उसमें जो वाटर मॉलिक्यूल जो डीएनए के साथ लगा होता है, उसको सेपरेट कर देता है, जिसके कारण नेगेटिव चार्ज क्या होता है, एक्सपोज हो जाता है, और उसके साथ क्या बाइंड कर लेता है, कैल्शियम आयन। इसको तुम ऐसे समझ सकता है
कि तुम जो है एक बच्चा तैर रहा है नदी में और तुम बाबू साहब क्या उसके पीठ पे जाके बैठ गया, तो क्या होगा, वो नीचे धड़ाम से वो भी बैठेगा, तुम भी नीचे बैठो, तुमको तैरने भी नहीं आ रहा। और ऐसे वो बच्चा क्या कर रहा था, तैर रहा था, लेकिन तुम उस पर बैठ। वही वाला बात है, ये डीएनए जो है ये इस सुपरनेटेंट में क्या कर रहा है कि फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है। लेकिन जब तुम उसमें चिल्ड इथेनॉल और कैल्शियम +2 डाला तो चिल्ड इथेनॉल अपना काम क्या कर दिया, तो ये डीएनए को वाटर से सेपरेट कर दिया, यानी वाटर को निकाल दिया बाहर। तो डीएनए का जो फास्फोरस का नेगेटिव चार्ज वो एक्सपोज हो गया और उस सॉल्यूशन में जो कैल्शियम है उस फास्फोरस के साथ बाइंड कर लिया, तो साल्ट का फॉर्मेशन कर दिया, इसलिए करके वो क्या कर गया, प्रिसिपिटेट कर गया। क्लियर हो गया। तो यहां पे अब क्या हो जाएगा कि चिल्ड इथेनॉल क्या किया है, तो आपका डीएनए को प्रिसिपिटेट करवा दिया, लेकिन ये दिखेगा नहीं आपको, ये डीएनए को प्रिसिपिटेट कर दिया, लेकिन ये जो डीएनए आपका दिख रहा है ये एक्चुअली आपका नहीं दिखेगा, प्रिसिपिटेट हुआ है ये नहीं दिखेगा, ये दिखता नहीं है, ये आपको नहीं दिखेगा। लेकिन मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूं कि नीचे बैठ गया और अभी इसमें क्या था, तो तैर रहा था, कोई डाउट नहीं है। तो ये जो तैर रहा था डीएनए इसमें, तो ये तैर रहा था, तो इसको बैठाने में दोनों मिलकर काम किया और सबसे बड़ा काम कौन किया, तो चिल्ड इथेनॉल। तो चिल्ड इथेनॉल क्या करता है ना कि डीएनए को प्रिसिपिटेट करवा देता है। कैसे करवा देता है, चिल्ड इथेनॉल क्या करता है, तो डीएनए को प्रिसिपिटेट करवाता है। तो कैसे करवाता है, तो वहां से डीएनए को वाटर से सेपरेट कर देता है और कैल्शियम आयन क्या करता है, मौके की तलाश में ही रहता है, तो तुरंत जाके उसके साथ बाइंड करके साल्ट बन जाता है और वो साल्ट नीचे सेटल कर जाता है, नीचे जाकर के बैठ जाता है, कोई डाउट नहीं है। अब क्या हुआ, ये जो तुम यहाँ पे चिल्ड इथेनॉल वगैरह डाले, तो इसके बाद तुम क्या करते हो कि इसको सेंट्रीफ्यूज करते हो। सेंट्रीफ्यूज, सीएफ लिख दिया, आप समझ जाना, सेंट्रीफ्यूज नहीं दिख रहा है, दिख रहा होगा। अब यहाँ पे इसको क्या करेंगे कि सेंट्रीफ्यूज करेंगे। तो सेंट्रीफ्यूज जब करेंगे तो एक क्रीम कलर का यहां पे कुछ छोटा सा चीज लगेगा कि यहां पे चिपका हुआ क्रीम कलर का, इसको बोलेंगे पिलेट। और ये जो चिल्ड इथेनॉल और जो साल्ट डाले थे, जो एक्सेस है वो यहां पे रह जाएगा। तो ये हो गया पिलेट और ये हो गया सुपरनेटेंट। तो सुपरनेटेंट को क्या करेंगे, डिकांट कर देंगे। तो सुपरनेटेंट को जब हम लोग डिकांट कर देंगे, सुपरनेटेंट को जब हम लोग डिकांट कर देंगे, तो यहां पे मेरा केवल बचेगा पिलेट। ये जो सुपरनेटेंट है इसको क्या कर देंगे, डिकांट, इसको क्या करेंगे, ऐसे ऐसे बाहर निकाल के गिरा देंगे। ये सुपरनेटेंट जो है ये हमारा बाहर गिरा देंगे, डिकांट कर दिए। डिकांट मतलब फेंक देना। ये आपने, ये था सुपरनेटेंट, सुपरनेटेंट और ये था पिलेट, दिख रहा होगा, सुपरनेटेंट दिख रहा होगा। जब बड़ा करना है तो बड़ा दिख जाना चाहिए, लेकिन ये सुपरनेटेंट लिखा है, सुपरनेटेंट बोल रहा हूं, बड़ा करना पड़ेगा। अच्छा, बोलने से नहीं हो रहा ये, क्योंकि बड़ा कर पाना यहां संभव ही नहीं है। अच्छा, यहाँ पे डिकांट, ये सुपरनेटेंट लिखा हुआ है, देखता हूं, बोल भी रहा हूं, यहां से देखना। लेकिन अब यहाँ पे क्या किए, इसको थोड़ा सा यहां से हटाते हैं, ऊपर लिखते हैं आपका। तो ये जो आपका, अब ये जो आपका इपेन ड्रॉप है, इसको हम लोग सेंट्रीफ्यूज करेंगे। क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूज। तो सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो ये जो प्रिसिपिटेट डीएनए है, ये प्रिसिपिटेट डीएनए आपका क्या करेगा, एक जगह जाकर के जमा हो जाएगा पिलेट के फॉर्म में, और इसका कलर होगा क्रीम कलर का रहता है। क्लियर हो गया। और इसमें एल्कोहल जो आपका है वो इसके ऊपर ये बचा हुआ रहेगा, जिसको आप बोलोगे सुपरनेटेंट। क्या बोलोगे, सुपरनेटेंट। सुपरनेटेंट यहां पे लिख रहा हूं, सुपरनेटेंट इसको बोलते हैं, सुपरनेटेंट। सुपरनेटेंट। और इस सुपरनेटेंट को हम लोग क्या करेंगे, निकाल के बाहर फेंक देंगे, डिकांट। तो अब ये जो हमारा इपेन ड्रॉप बचेगा, इस इपेन ड्रॉप में केवल मेरा क्या है, तो ये पिलेट प्रेजेंट है, और इसी पिलेट में मेरा क्या है, तो डीएनए प्रेजेंट है। अब डीएनए आइसोलेट हो गया, ये आपका गोल था, और इस गोल तक आपने पहुंच गया कि आपका डीएनए अब क्या हो गया, तो आइसोलेट हो गया इस पिलेट के रूप में। अब इसको वाटर में या
इथिडियम ब्रोमाइड का जो सोल्यूशन होता है उसमें डाल करके एक्सप्लोर कर सकते हो, जब मन करे तब यूज करना, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि डीएनए मोर स्टेबल है। आरएनए लेस स्टेबल है, आरएनए तुरंत टूटता है, लेकिन डीएनए क्या है आपका मोर स्टेबल है। इसलिए करके आप इसको अभी आइसोलेट किए, जरूरी नहीं कि हम तुरंत काम करेंगे। इसमें प्योर डिस्टिल वाटर डाल दो और कैप लगा के फ्रिज में डाल दो, लंबे समय तक स्टोर रहेगा। यानी तो क्या करते हैं हम लोग कि इथिडियम ब्रोमाइड ये आपका ईडीटीए का सोल्यूशन बनाते हैं, उस सोल्यूशन में भी डाल करके लंबे समय तक रख सकते हैं। कोई डाउट इसमें? तो यहाँ पे एक बार स्टेप्स को हम लोग एक बार फिर से बोल देते हैं। इसके बाद हम लोग ये जो डीएनए निकाले हैं इसका रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन करेंगे। क्या करेंगे? रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन। तो आइए हम लोग ने पहले डीएनए आइसोलेशन का जो स्टेप शुरू किया, तो सबसे पहले जिस सेल से निकालना वो सेल लिया, इपेन ड्रॉप में ले लिया या टेस्ट ट्यूब में ले लिया, जिसमें भी लेना ले लीजिए। तो उसमें सेल लेने के बाद उसमें डाल दिया क्या, तो पुट कर दिया लाइसिस बफर, पुट कर दिया लाइसिस बफर। इस लाइसिस बफर में इंजाइम सेल के हिसाब से डिपेंड करेगा, जो कि पहले बता रखा हूं। यहां एनिमल सेल है इसलिए कि इसका कोई सेल वाल नहीं है, ऐसे करके ब्रेक करने के लिए कोई इंजाइम की जरूरत नहीं। क्लियर हो गया? तो अब यहां पे क्या किया, लाइसिस बफर को पुट कर दिया। अब पुट करने के बाद इसको क्या किया, इसी में सब कुछ डाल दिया है। एनिमल सेल यानी लीवर का सेल डाल दिया, उसका लाइसिस बफर डाल दिया, और डालने के बाद ये जो पिस्टल है, इस पिस्टल को इसको पीस दिया एकदम। तो पीसने के बाद सेल क्या हो गया, ग्रिंड हो गया, सोल्यूशन के फॉर्मेट में आ गया। और इस सोल्यूशन में अब मेरा ये सारे चीज आ गए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, आरएनए, डीएनए और लिपिड, सारा चीज आ गया। लेकिन हमको कार्बोहाइड्रेट और लिपिड को सेपरेट करने में दिक्कत नहीं होती, मेन दिक्कत है प्रोटीन और आरएनए को सेपरेट करने में। इसलिए करके इंजाइमेटिक ट्रीटमेंट इसी दोनों को हटाने के लिए किया जा रहा है। यदि सेंट्रीफ्यूज से कार्बोहाइड्रेट और लिपिड नहीं हटता तो उसका भी इंजाइमेटिक ट्रीटमेंट किया जाता, लेकिन उसका इंजाइमेटिक ट्रीटमेंट इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि वो इजिली सेंट्रीफ्यूज कर दोगे तो वो सेपरेट आउट हो जाता है। कोई डाउट है? तो अब क्या कर दिया कि इसको ग्रिंड किया। तो ग्रिंड जब किया तो इसमें हमारा जो मेन कंपोनेंट है ये है प्रोटीन, आरएनए और डीएनए। इसमें कार्बोहाइड्रेट और लिपिड भी है, जो कि अपने आप सेंट्रीफ्यूज की मदद से वो सेपरेट आउट हो जाएगा। तो अब इसमें क्या किया कि सबसे पहले आरएनए को हटाना है हमको, अब देन प्रोटीन को हटाना है। क्यों हटाना था वो बता दिया। तो इसलिए कि इसमें पुट कर दिया क्या, तो पुट कर दिया आरएनए एंजाइम। क्लियर हो गया? आरएनए एंजाइम को पुट किया और इस इपेन ड्रॉप को 1 घंटे के लिए छोड़ दिया, 1 घंटे के लिए छोड़ दिया। इसमें पुट कर दिया आरएनए एंजाइम, जो कि यहाँ पे आपका बना है ब्लू कलर से। ये आरएनए एंजाइम को ये ब्लू से दिखा रहा हूं, ब्लू डॉट से, और वो बड़ा डॉट आपको दिखा रखा हूं। तो आरएनए इसी में पुट करके 1 घंटे के लिए छोड़ दिया। तो जो आरएनए था वो आरएनए ब्रेक कर दिया, इसलिए करके यहाँ पे आरएनए नहीं लिखा। अब इस इपेन ड्रॉप में प्रोटीन और डीएनए प्रेजेंट है। क्लियर हो गया? फिर इसी इपेन ड्रॉप में आपने प्रोटीएज डाल दिया, और जो प्रोटीएज है वो तोड़ेगा किसको, तो प्रोटीन को ब्रेक करेगा। ब्रेक करेगा किसको, तो प्रोटीन को। और डाल करके 1 घंटे के लिए छोड़ दिया। तो जब 1 घंटे के लिए छोड़ दिया तो प्रोटीन भी आपका क्या कर गया, ब्रेक कर गया, और बचा केवल कौन, आप डीएनए इंटैक्ट, मतलब पूरा एकदम सही सलामत वो डीएनए आपका बचा हुआ। बाकी सब टूट गया, आरएनए टूट गया, प्रोटीन टूट गया, और कार्बोहाइड्रेट लिपिड का तो टेंशन है ही नहीं हमको। तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि इसमें जो प्रोटीन है या कार्बोहाइड्रेट है या लिपिड है, तो उसको आइसोलेट करना है। तो प्रोटीन को सेपरेट करने के लिए हमने क्या कर दिया, फिनॉल और क्लोरोफॉर्म ट्रीटमेंट कर दिया। फिनॉल और क्लोरोफॉर्म इसमें ट्रीटमेंट का क्या मतलब हो गया कि फिनॉल और क्लोरोफॉर्म इसमें डाला, और डाल करके जेंटली मिक्स करके उसको क्या कर दिया, सेंट्रीफ्यूज कर दिया। जब भी आपको कोई बोले कि फिनॉल क्लोरो ट्रीटमेंट करना है, तो इसमें फिनॉल क्लोरोफॉर्म डाल दीजिए, और डालने के बाद इसको जेंटली मिक्स कर दीजिए, और मिक्स करने के बाद तब उसको सेंट्रीफ्यूज कर दीजिए। क्लियर हो गया? इसको ऐसे समझा देते हैं, आप तुरंत आपको हम क्लियर कर देते हैं, एकदम क्लियर कर देते हैं। ध्यान से देखिए कि एकदम क्लियर हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट। ये देखिए, इसको आप इपेन ड्रॉप मान लीजिए, ठीक है? ये आपका इपेन ड्रॉप था, यहां तक का प्रोसेस हो रखा है।
क्लियर है? और इसी सोल्यूशन में आपका डीएनए है, सोल्यूशन दिख रहा होगा, इस सोल्यूशन में डीएनए है, इसी सोल्यूशन में टूटा हुआ आरएनए है, इसी सोल्यूशन में टूटा हुआ प्रोटीन है, इसी में कार्बोहाइड्रेट है, इसी में आपका लिपिड है। अब इसके कैप को खोला, अब खोलने के बाद इसमें क्या किया, फिनॉल और क्लोरोफॉर्म को ऐड कर दिया, डाल दिया, और डालने के बाद क्या किया, कैप को लगा दिया, और लगाने के बाद जेंटली मिक्स किया। और मिक्स करने के बाद इसको सेंट्रीफ्यूज में डाल करके इसको घुमा दिया। तो घुमाने के बाद इसमें इस तरह से 2 लेयर मिला। कितना लेयर मिला? 2 लेयर मिला। ये जो 2 लेयर मिला, तो ऊपर वाला लेयर एकदम ट्रांसपेरेंट होगा और नीचे वाला लेयर एकदम टर्बिड होगा, मतलब धुंधला होगा एकदम। क्या हुआ कि अभी आपका उसमें किया, तो यहाँ पे आपका मिल गया सुपरनेटेंट हो गया, और ये आपका क्या था कि ये टर्बिड पार्ट था, मोर टर्बिड। ऊपर वाला जो सुपरनेटेंट वो एकदम ट्रांसपेरेंट होगा। तो अब ये सुपरनेटेंट को हमने क्या किया, कलेक्ट कर लिया दूसरे इपेन ड्रॉप में, कलेक्ट कर लिया या कलेक्ट किया न्यू इपेन ड्रॉप में। किसको? तो सुपरनेटेंट को। और कलेक्ट करने के बाद ये जो आपका सुपरनेटेंट है, इसी में आपका डीएनए है। आप चाहोगे तो फिर से इसमें फिनॉल क्लोरोफॉर्म डाल करके सेंट्रीफ्यूज कर दोगे, तो फिर ये 2 लेयर मिलेगा, फिर इपेन ड्रॉप में ये कलेक्ट कर लोगे ये आप सुपरनेटेंट को। तो अब क्या किया, मैं यहाँ पे अगेन फिनॉल क्लोरोफॉर्म स्टेप को छोड़ करके सीधे क्या किया कि इस जो मेरे को सोल्यूशन मिला, जो सुपरनेटेंट मिला, इस सुपरनेटेंट में चिल्ड इथेनॉल और कैल्शियम क्लोराइड डाला था, जिसमें से कैल्शियम +2 से मेरे को लेना देना। क्लियर हो गया? तो कैल्शियम +2 से लेना, तो चिल्ड इथेनॉल एंड कैल्शियम +2 इसमें हमने डाला। तो डालने से क्या हुआ, तो चिल्ड इथेनॉल क्या किया, तो प्रिसिपिटेशन, यानी डीएनए जो इसमें घुला हुआ है, यहाँ पे आपका डीएनए घुला हुआ है, उस घुले हुए डीएनए को नीचे बैठाने में मदद करेगा, यानी प्रिसिपिटेट करने में मदद करेगा, यानी सोल्यूशन से बाहर निकालने में मदद करेगा। जैसे दूध है, तो दूध में क्या है कि दूध जो है वो लिक्विड फॉर्मेट पे है, जब वो फट जाता है तो वो प्रिसिपिटेट हो जाता है, यानी उसके जो प्रोटीन है वो क्या कर गया, प्रिसिपिटेट कर गया। उसी तरीके से ये जो डीएनए है, अभी उसके साथ बाइंड किया हुआ वाटर, तो वाटर बाइंड किया हुआ तो घुला हुआ है। डीएनए के साथ यदि वाटर बाइंड किया होगा, तो वो डीएनए क्या हुआ, वाटर में घुला हुआ है, और यदि वाटर से सेपरेट कर दे तब वो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, प्रिसिपिटेट हो जाएगा। यानी पानी उसको बांध करके क्या कहता है, अपने में घुलाया हुआ है, लेकिन जैसे उससे पानी हम निकाल दें तो वो क्या होगा कि प्रिसिपिटेट कर जाएगा। तो यहाँ पे क्या किया कि जो चिल्ड इथेनॉल है, ये क्या किया, ये जो डीएनए का फास्फोरस है उसके साथ जो वाटर अटैच था उसको क्या किया, सेपरेट कर दिया, और उसी जगह पे उस फास्फोरस के साथ कैल्शियम बाइंड कर लिया, जिसके कारण साल्ट बन गया, उसके कारण प्रिसिपिटेट कर गया। और ये जो प्रिसिपिटेशन इसकी हुई, तो अब इसको क्या करेंगे कि सेंट्रीफ्यूज कर देंगे। तो सेंट्रीफ्यूज करने से क्या होगा कि पूरा जो डीएनए वो एक साइड जमा हो जाएगा, एक कॉर्नर पे पीलेट के रूप में। और अब जो ये पीलेट के रूप में जो डीएनए जमा हो जाएगा, इस डीएनए को आप क्या कीजिए, वाटर में फिर से डिजॉल्व करके रख लीजिए, क्योंकि डीएनए वाटर में सोलेबल है, क्योंकि वाटर उसके साथ बाइंड करता है, और उसको रख करके फर्दर आप यूज कर सकते हैं। क्लियर हो गया?